गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सब? बढ़िया, सब अच्छा है। नज़दीक आ रहा है परीक्षा, 90 दिन बचे हैं, लगभग 90 दिन। मार्च, अप्रैल, अरे सॉरी 90 दिन कहाँ, मार्च और अप्रैल यानी कि कितना, 2 महीने बचे हैं, 20 मतलब कि 60-70 दिन। तो बात ये है कि वो पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। अब जो भी बकवास जहाँ से भी पढ़ते हो, जिधर भी, फ़र्क नहीं पड़ता, एनसीईआरटी पे फोकस अब करना पड़ेगा। अभी तक भी एनसीईआरटी पे ही किए थे, अब सिर्फ एनसीईआरटी है ना, रिवीजन के लिए एनसीईआरटी प्लस जो टीचर से आपने मेहनत से बैठ के नोट्स बनाए हैं वो, यही सब काम आने वाले हैं। ठीक है, तो डरने का ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो बढ़िया होने वाला है। नहीं होगा तो अगले साल बढ़िया होगा, नहीं होगा तो उसके अगले साल बढ़िया होगा। इसलिए तो भगवान 60-70 साल दिए हैं तुमको कि कुछ किसी न किसी साल तो बढ़िया हो जाएगा। तो जिस साल बढ़िया से मेहनत करोगे उस साल होगा। रोने धोने का काम नहीं है। रोना किसको है? जो 24 घंटा पढ़ रहा है फिर भी नंबर नहीं आ रहा है, उसको रोना पड़ेगा, और उसके लिए कोई इलाज है नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो और ऐसा कोई नहीं है जो 24 घंटा पढ़ता हो, जो एकदम भयानक पढ़ रहा हो और नंबर पढ़ेगा तो भाई आएगा नंबर, थोड़ा सा लेट आएगा। जिसका बेसिक नहीं सही है कुछ दिन बाद आएगा, कुछ साल, 1 आध साल बाद आएगा। समझना इस बात को, ठीक है? तो कोई मोटिवेशन की ज़रूरत है नहीं किसी को। फिर इनर से, अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए। जो बताया था मैंने, डिसिप्लिन होना चाहिए, बस हो जाएगा सब कुछ। ठीक है ना? कंपेयर नहीं करना है किसी से समय। कोई दोस्त का फ़ोन नहीं उठाना है कि यार मैं तो आइलैंड में पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ आकाश में पढ़ रहा हूँ, मैं ये यहाँ इस पाठशाला गुरुकुल पाठशाला में पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, फलाना पढ़ रहा हूँ, PW पढ़ रहा हूँ। तो इसमें ये नहीं आप देखना है कि उसके वो कह रहा है कि मेरा कोर्स ख़त्म हो गया, ये ख़त्म। अरे यार, कोर्स से कुछ नहीं होता। जितना ख़त्म हो रहा है ना, उतना कम से कम तुम्हें एकदम याद होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ठीक है? तो माई सेल्फ डॉक्टर आदर्श ओझा, बायोलॉजी फैकल्टी, गुरुकुल पाठशाला, गांधी गली, गोरखपुर। और आपके सामने मौजूद है, प्रेजेंट है एक और तगड़ा, भयानक, सबसे कंफ्यूजिंग, मोस्ट एंटिसिपेटेड, मोस्ट अवेटेड लेक्चर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, जिसका नाम है बाबू, उसमें से प्लांट फिजियोलॉजी में ही कह सकते हैं, हाँ उसी में आता है। और उसका एक चैप्टर है बहुत ही अनोखा, रटने वाला, जिसको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, है ना? जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो 2 घंटे का लगभग ये वीडियो होने वाला होगा, 2 घंटा, 2.25 घंटा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। चीज़ें कुछ डिलीट भी हुई लास्ट में इसमें से, तो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आपके सामने मौजूद है बाबू, आपके सामने प्रेजेंट है लेक्चर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय AD सर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द ऑर्गेनाइजेशन, एनसीईआरटी लेके बैठ जाए पेंसिल लेके। यू हैव already studied the organization of a flowering plant in chapter 5. ठीक, okay. Have you ever thought about where and how the structure like roots, stem, leaf, flowers, fruit and seed arise, and that too in an ऑर्डरली सीक्वेंस? क्या अभी आपने कभी सोचा है कि ये जो पत्ते हैं, ये जड़ है, जो स्टेम है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, सीड है, ये सब किस स्ट्रक्चर से एराइज होते होंगे और उनका सीक्वेंस क्या होता हो? कौन पहले एराइज होता होगा, कौन बाद में? यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म सीड। वो आपको पता चल चुका है कि सीड क्या है, सीडलिंग्स क्या है, प्लांटलेट क्या है और मैच्योर प्लांट क्या है। अभी हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं इन चारों में अंतर क्या है। यू हैव ऑल्सो सीन दैट ट्री कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन हाइट और गर्थ। गर्थ का मतलब होता है डायमीटर, है ना, मोटाई, डायमीटर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हाउएवर द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑफ द सेम ट्री not only have limited dimensions but also appear and fall periodically and sometime repeatedly। तो कह रहा है क्या? ध्यान से देखते रहना सब कुछ, एकदम इसमें यही समझना है ना, एक एक वर्ड समझना है, सब चीज़, और कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, पूरा चैप्टर रटने वाला है, तो इसलिए रटने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। थोड़ा सा गंदा तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको एनसीईआरटी के रीड करवा रहा हूँ, एक एक वर्ड को आपको।
लिखा है, आपको पता होगा, आपने देखा होगा, जो ट्री है वो अपने हाइट, उसकी अपनी हाइट हमेशा बढ़ाता है, अपना डायमीटर गर्थ बढ़ाता है समय के दौरान, जबकि द लीव्स यानी जो पत्ते हैं, जो फ्लावर्स फूल हैं, जो फ्रूट्स यानी फल हैं, ऑफ द सेम ट्री नॉट ओनली हैव लिमिटेड डायमेंशन बट ऑल्सो अपीयर, कह रहा है कि वो हमेशा लिमिटेड डायमेंशन के नहीं होते हैं, चेंज होते रहते हैं, कभी कभी आते हैं, अपीयर होते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं, ठीक है ना, पीरियडिकली समय के साथ या फिर रिपीटेडली या तो लगातार। वाई डज वेजिटेटिव फेज प्रीसीड फ्लावरिंग इन अ प्लांट, तो कह रहा है फ्लावरिंग के पहले वेजिटेटिव फेज क्यों आता है। ऑल प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ अ वैरायटी ऑफ टिश्यूज, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, अ टिश्यू, एन ऑर्गन एंड द फंक्शन दे परफॉर्म, क्या इनमें आपस में कोई रिलेशन है। कैन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दीज बी अल्टर्ड, क्या इनके फंक्शन और स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है। ऑल सेल ऑफ ए प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ द जाइगोट, जितने भी सेल हैं प्लांट के वो किसके डिसेंडेंट हैं, जाइगोट के, यानी कि अल्टीमेटली जाइगोट बना है तो जाइगोट के पहले ही सब आए हुए हैं, ये सब जाइगोट के पहले यानी जाइगोट से ही सब बने हुए हैं। देखिए ध्यान से, सीड और सीडलिंग जो बताया था बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा सभी लोग एकदम प्यार से मोहब्बत से। बाबू ध्यान से देखिएगा, ये देखिए सीड है, आपने ज़मीन के नीचे डाल दिया इसको, देखिए ये आपको ज़मीन के नीचे डाल दिया सीड को, ये सीड है, सीड कहें, ठीक है, एम्ब्रियो कह लें, जो कह लें। बाबू देखो इसका जो ऊपरी भाग होता है इसे प्लूम्यूल कहते हैं, ठीक है, और जो इसके नीचे वाला हिस्सा है बाबू उसे हम बोलते हैं रेडिकल, क्या बोलते हैं, तो ये हिस्सा क्या है, प्लूम्यूल है, ठीक है ना, प्लूम्यूल, ठीक, और ये वाला हिस्सा क्या है, रेडिकल है, एकदम ध्यान से देखना, ठीक। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ध्यान से देखना, तो जो ये आपका जो ये सीड था उसमें से प्लूम्यूल सूट को जनरेट करेगा, और जो आपका ये बाबू रेडिकल था वो नीचे रूट को डेवलप करेगा, ध्यान सुनना। तो ये सीड था, इसे हम बोलेंगे सीडलिंग, क्या बोलेंगे बाबू, सीडलिंग बोलेंगे, ठीक है, कि अब थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है चीज़ें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है, रूट को जनरेट कर रहा है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये वही सॉइल है, तीसरा स्टेज जो बना रहे हैं हम, जो सीड था, ठीक, उसमें से स्टेम जो है, ठीक है, एकदम छोटा छोटा इमैच्योर लीव्स प्रोड्यूस किया, और नीचे आपका रूट्स अब जनरेट होने लगा, इसे हम बोलते हैं प्लांटलेट, क्या बोलते हैं, प्लांट, पत्ते छोटे छोटे होंगे, प्लांटलेट्स, ठीक, ये हो गया प्लांटलेट। और अब जो लास्ट में दिखाई दे रहा है ना, ये मैच्योर प्लांट है, ये क्या है बाबू, मैच्योर प्लांट, ध्यान से एकदम अच्छे से देखना, ये है मैच्योर प्लांट। तो सीड अभी कुछ नहीं जनरेट हुआ है, प्लूम्यूल है इसके पास, रेडिकल है, प्लूम्यूल शूट, ये सिस्टम यानी स्टेम जो मिट्टी के ऊपर वाला सिस्टम है, शूट कहते हैं, उसको ग्रो करवाएगा, और जो बाबू रेडिकल है वो रूट को ग्रो करवाएगा, ठीक है। शूट बाबू ऊपर गया, अब इसमें लीफ आ रहे हैं छोटे छोटे, इसको हम प्लांटलेट कहेंगे। अगर बढ़िया से लीफ आ गए, सब मैच्योर्ड हो गए हैं, इसे हम बोलेंगे द मैच्योर प्लांट, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं मैच्योर प्लांट बोलते हैं, ठीक है ना, मैच्योर प्लांट बोलते हैं। एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये सब आपने देख चुके हैं पहले। वाई एंड हाउ, तुम ध्यान से देखना, तबीयत से नहीं हमारी। वाई एंड हाउ डू दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना, क्यों सबका अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन है। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ द टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो वर्ड है यहाँ पे, एक है बाबू ग्रोथ और एक है डिफरेंशिएशन। दोनों का पहले ना मतलब समझ लो, ठीक है ना, दोनों का मतलब समझ लो। ग्रो करना मतलब कोई चीज़ ग्रो कर रहा है, कोई चीज़ अपना लेंथ बढ़ा रहा है, अपना गर्थ बढ़ा रहा है, डायमीटर बढ़ा रहा है, अंदर से ग्रो कर रहा है, सेल्स का एडिशन हो रहा है, ये सब ग्रोथ होता है। और जब ग्रोथ हो जाए एक समय के बाद, अब मान लो ग्रोथ रुक गई है, तो अब हम कहेंगे वो सेल डिफरेंशिएट हो चुका है। डिफरेंशिएट मतलब मैच्योर हो चुका है। व्हेन आफ्टर ग्रोथ अ सेल और अ टिश्यू बिकम मैच्योर, कि अब ग्रो नहीं करेगा, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, डिफरेंशिएट कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना, दोनों में अंतर याद रखना। To begin with, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from a zygote
fertilized eggs follow a precise and highly ordered succession of event। आपको पता है कि जाइगोट से एक नया जब फीटस बनता है या फिर नया जब ऑर्गेनिज्म बनता है तो आपको पता है एकदम अच्छे से स्टेज वाइज उनका माइटोटिक डिवीजन होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड और फाइनली एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है, ठीक। दैट प्रोड्यूसेस रूट, जो क्या बनाता है, रूट बनाएगा, लीफ बनाएगा, ब्रांचेस बनाएगा, फ्लावर्स बनाएगा, ठीक है, फ्रूट्स बनाएगा, सीड्स बनाएगा एंड इवेंचुअली दे, और बाद में सब बना के मर जाएगा। तो ये पूरा लाइफ साइकिल ऐसे चलेगी। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहला स्टेप है प्लांट के ग्रोथ का वो है सीड जर्मिनेशन। क्या है वो? सीड का जर्मिनेशन। जो प्लूम्यूल है वो सूट बनाएगा, वो स्टेम बनाएगा, सूट सिस्टम यानी मिट्टी के ऊपर, और जो रेडिकल है वो रूट सिस्टम बनाएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से जैसे पढ़ा रहा हो ऐसे पढ़ते रहना। द सीड जर्मिनेट व्हेन फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट, है ना। सीड तब जर्मिनेट करता है जब फेवरेबल कंडीशन यानी कि गर्मी और नमी, यानी कि मिट्टी में वार्मथ, थोड़ा सा गर्मी और थोड़ा मॉइस्चर मिल जाता है, तब ऐसा होता है, तब वो जो है सीड जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन होता है। इन एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन द सीड डू नॉट जर्मिनेट एंड गोज इनटू अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट। अगर नहीं फेवरेबल कंडीशन मिला तो सीड जो है अपना ग्रोथ को सस्पेंड कर देता है, और जब उनको ऐसा मिलेगा माहौल तभी जाके ग्रो करेंगे, और इस पीरियड को, सस्पेंडेड ग्रोथ वाले पीरियड को सीड के दौरान कहते हैं डॉर्मेंसी। क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी। वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द सीड रेज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ टेक प्लेस, और ग्रोथ होने लगेगी। इन दिस चैप्टर you shall also study some of the factors which govern and control these developmental process। हम कुछ फैक्टर्स इसमें पढ़ेंगे जो ये जो ग्रोथ के प्रोसेस होने वाले हैं उनको गवर्न करेगा, उनको डायरेक्ट करेगा। ये सब प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। These factors are both intrinsic and extrinsic। आपको मैंने फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया हुआ है। तो अगले टेस्ट में फोटोसिंथेसिस आ रहा है, ह्यूमन हेल्थ डिजीज आ रहा है। ह्यूमन हेल्थ डिजीज का मैंने एनसीईआरटी का एकदम मस्त जबरदस्त वीडियो बना दिया है, और फोटोसिंथेसिस का मैंने पहले नोट्स को लेकर के वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा वो व्यू गया था, काफ़ी अच्छा लोगों ने देखा था। तो आप फिर से रिवाइज करने के लिए आप नोट्स के साथ या एनसीईआरटी के साथ उसको देख सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे आपके। तो जो फैक्टर्स हैं वो इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक हो सकता है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक हो सकते हैं, जैसे हवा, पानी, फोटो, ये सब भी हो सकता है, अभी आगे देखेंगे। अब हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपको पता है कुछ चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहले ग्रोथ पढ़ेंगे फिर डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ग्रोथ की वजह से होता है डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लिविंग बीइंग। किसी भी लिविंग बीइंग की सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक और कॉन्स्पिक्यूअस मतलब ध्यान देने योग्य एकदम जो प्रॉपर्टी है वो है ग्रोथ। आपको पता है नॉन लिविंग भी होते हैं, ग्रो करते हैं, जैसे बताया था मिट्टी का ढेर वगैरह। व्हाट इज ग्रोथ? है क्या ग्रोथ? हम प्लांट के मद्देनजर देखते हैं। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, irreversible permanent increase in size of an organ or its part or even of an individual cells। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज irreversible permanent increase in size of an organ or its part or even of an individual cells। Generally growth is accompanied by metabolic process। तो कह रहा है बाबू ये जो ग्रोथ है ना वो इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार प्लांट बड़ा हो गया तो फिर छोटा नहीं हो सकता, अपना कोई भी सेल की साइज घटा नहीं सकता। ओके, जनरली ग्रोथ इज अकम्पनाइड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है ना, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। तो जो ग्रोथ होता है बाबू एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों रिएक्शन से यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के मदद से होता है। दैट अकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी भी खर्च होती है। देयरफॉर फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज ग्रोथ। तो अगर कोई लीफ अपना साइज एक्सपैंड कर रहा है तो भी एक ग्रोथ है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर? तो ये भी एक ग्रोथ है, ठीक है ना, वो भी क्या है, वो ग्रोथ है, लेकिन वो इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं कहलाएगा।
प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। इसमें दिक्कतें होती है बच्चों को, क्या होती है, कहीं कहीं डिटर्मिनेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वर्ड यूज किया है जनरली। जनरली इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है ना, इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि अनलिमिटेड। क्या मतलब होता है? अनलिमिटेड, ऐसा कोई अनडिफाइंड है ना, इनडेफिनिट। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक। अब आपको पता है कि हमने पहले पढ़ा हुआ प्लांट हमेशा ग्रो करता रहता है, रुकता नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही तगड़ी प्रॉपर्टी, एक तरह की टिश्यू पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो हमेशा जब तक वो रहेगा तब तक डिवाइड करता रहेगा, इसलिए वो प्लांट हमेशा ग्रो करता रहता है, तो इसे कहते हैं प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। ओके, plant growth is unique because plants retain the capacity for unlimited growth throughout their life। तो प्लांट ग्रोथ जो है वो यूनिक इसलिए है क्योंकि इसके पास कैपेसिटी है, पूरा जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो बढ़ता रहेगा। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स एट सर्टेन लोकेशन इन देयर। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? जो मेरिस्टेम है उनकी प्रेजेंस की वजह से हो रहा है। द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम्स have the capacity to divide and self perpetuate। याद रखना, जो मेरिस्टेम है, जो मेरिस्टेम है, ऐसे सेल्स बाबू, उनके पास कैपेसिटी है डिवाइड होने की, और सेल्फ परपेचुएट का मतलब होता है खुद ही अपने आप को संभाल सकते हैं, खुद ही अपने आप को वो मैनेज कर सकते हैं, कब कितना बड़ा होना है, कैसे होना है, खुद मैनेज कर सकते हैं। द प्रोडक्ट हाउएवर सून लूजेस द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सच सेल्स मेक अप द प्लांट बॉडी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मान लो है, इसमें से एक टिश्यू डिवाइड करके दो टिश्यू, एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाया, तो जरूरी नहीं कि दोनों सेल के पास प्रॉपर्टी हो डिवाइड होने की। तो एक सेल जो डिवाइड हो गया, जो फिर से डिवाइड होगा, उसे मेरिस्टेमेटिक बोलेंगे, वो नए नए ग्रोथ, नए नए पार्ट्स का निर्माण करेगा। और जो परमानेंट हो गया, परमानेंट टिश्यू जो हो गया, जो डिवाइड नहीं किया, अब आगे चल के वो प्लांट की बॉडी बना देगा। प्लांट की बॉडी मतलब परमानेंट बॉडी बनाएगा, वो कभी डिवाइड नहीं होगा। याद रखना उसको। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड to the plant body by the activity of meristem is called the open form of growth। याद रखना, जहां पे मेरिस्टेम हमेशा एक्टिव है और नए नए सेल्स को ऐड करता जा रहा है, इस बाबू इस ग्रोथ को हम बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। क्या बोलते हैं? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। What would happen if the meristem ceases to divide? Does this ever happen? हाँ, अगर मेरिस्टेम सीज मतलब होता है स्टॉप, अगर डिवाइड करना बंद कर दिया तो क्या होगा? तो बाबू क्या होगा? ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा, ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा। ग्रोथ, तो हम इसको आंसर लिखते हैं कि जो ट्री होगा, जो प्लांट होगा, वो डोरमेंसी पीरियड में चलेगा। हाँ बाबू, जो डोरमेंसी आ जाएगी पूरे प्लांट की, याद रखेंगे इसको। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड द शूट एपिकल मेरिस्टेम। आपने देखा था कि रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम होते थे। रूट एपिकल मेरिस्टेम होता था जो ऊपर की तरफ सेल ऐड करता था। हाँ, ये मत सोचो नीचे की तरफ, नीचे ग्रोथ होता था लेकिन सेल ऊपर की तरफ ऐड होता था। और शूट एपिकल मेरिस्टेम ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ सेल ऐड करता था और ऊपर की तरफ ग्रो होता था। क्या कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? भांग पी लिया है? ठीक है, देख लेते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ देखो, यहां देखो ध्यान से, ये देखो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे दिखा है, यानी कि सेल को नीचे की तरफ ऐड करता है। ये देखो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, वो सेल को ऊपर की तरफ ऐड करता है और ऐसे इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। ये वो वैस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है, दिख रहा है वैस्कुलर कैम्बियम। शूट में भी, रूट में भी ये क्या करता है? गर्थ यानी लैटरल ग्रोथ कराता है, गर्थ इंक्रीज करवा देगा। क्या करवा देगा? गर्थ को इंक्रीज, डायमीटर को इंक्रीज करवाएगा, ठीक है, याद रखना, याद रखना। चलिए, लिखा है यू नो दैट दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलोंग देयर एक्सिस। तो कह रहा है शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम, साम एंड राम, साम एंड राम। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम और ये दोनों क्या करते हैं? ये प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं, क्योंकि इलोंगेशन हो रहा है, लेंथ को बढ़वाते हैं। किसको बढ़वाते हैं? लेंथ को, याद रखना इसको, लेंथ को बढ़वाते हैं। यू ऑल्सो नो दैट इन डाइकॉट प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म्स द
lateral meristem, vascular cambium and cork cambium appear later in life. These are meristems that cause increase in the girth मतलब diameter of the organ in which they are active. This is known as secondary growth. अब देखो कह रहा है कि सूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम क्या कराते हैं, प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, लेंथ में चेंज करवाते हैं। कह रहा आपको पता होगा कि डाइकॉट की बात करें, मोनोकॉट नहीं, डाइकॉट की बात करें और जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो उनमें लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं। क्या होते हैं? लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम्स होते हैं, कॉर्क कैम्बियम होते हैं, जो कि किसी भी प्लांट के मोटाई के यानी गर्थ को इंक्रीज कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं और वो बाबू सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। याद रखना है इसको एकदम अच्छे से। ग्रोथ इज मेजरेबल, हम ग्रोथ को नाप सकते हैं। कैसे? ग्रोथ एट अ सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो ग्रोथ है क्या? ये बाबू एक रिजल्ट है। यह एक क्या है? रिजल्ट है किसका? जब प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है। प्रोटोप्लाज्म जैसे सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल के अंदर पूरा जितना लिक्विड भरा हुआ है इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो अगर बाबू सेल ग्रो करेगा तो इसका मतलब क्या ग्रो कर रहा है? प्रोटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ रही है, अंदर जो लिक्विड भरा है उसकी मात्रा बढ़ रही है। तो वही कह रहा है कि ग्रोथ क्या है? इट इज द result, it is the consequences of increase in amount of protoplasm. Okay, since increase in protoplasm is difficult to measure directly, तो directly हम नाप नहीं सकते, one generally measure some quantity which is more or less proportional to it. तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्टली तो उसको कि प्रोटोप्लाज्म कितना बढ़ रहा है घट रहा है नहीं नाप सकते, लेकिन हाँ उस प्रोटोप्लाज्म के बढ़ने से कौन बढ़ रहा है तो जो उसके प्रोपोर्शनल कौन है उसको नाप करके हम जो है सेल की साइज वाइज कितनी बढ़ी कितनी घटी उसका हम पता लगा सकते हैं। ये कह रहा है एनसीईआरटी। देखो एकदम धीरे धीरे पढ़ा रही है बात। अभी देखो बिल्कुल फास्ट नहीं, और सब लेक्चर में फास्ट पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि ये ना थोड़ा सा है टिपिकल, मतलब बच्चों को बोरिंग लगता है, टिपिकल लगता है, तो इसीलिए एक एक वर्ड को हम आपको समझा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए growth is therefore measured by a variety of parameters, some of which are, तो कुछ पैरामीटर हैं जिससे हम ग्रोथ को नाप सकते हैं। इंक्रीज इन फ्रेश वेट, फ्रेश वेट में इंक्रीज होना, या इंक्रीज इन ड्राई वेट में इंक्रीज होना, लेंथ में इंक्रीज होना, एरिया में इंक्रीज होना, वॉल्यूम में इंक्रीज होना और सेल के नंबर में इंक्रीज होना। इन सब चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं ग्रोथ का। तो पहला इंक्रीज इन फ्रेश वेट, दूसरा इंक्रीज इन ड्राई वेट, तीसरा इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन क्या? लेंथ, चौथा इंक्रीज इन इट्स एरिया, पांचवा इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, छठवां इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन क्या? सेल नंबर। ये सबसे हम पता लगा सकते हैं। यू मे फाइंड इट अमेजिंग टू नो दैट वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर, वेयर एज सेल इन वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज बाई अप टू 3.5 लाख टाइम्स। क्या कह रहा है? ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करना? ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक मिनट बस। क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि आपको जान की हैरानी होगी बाबू कि जो मेज होता है, जो मेज होता है यानी कि जो मक्का होता है, उसका एक जो उसका रूट एपिकल मेरिस्टम है वो बाबू 17,500 नए सेल को जनरेट कर सकता है, बना सकता है। समझ रहे हैं ना बाबू? 1 घंटे में। तो ये ग्रोथ बता रहा है, नंबर ऑफ सेल ऐड करा रहा है। जबकि हम बात करें वाटरमेलन की तो बाबू वाटरमेलन अपना साइज 3.5 लाख गुना बढ़ा सकता है। पहले वाटरमेलन छोटा सा होता है फिर बहुत बड़ा हो जाता है, तो 3.5 लाख गुना बढ़ा देता है। इन द फॉर्मर, पहले वाले केस में, मेज वाले केस में, अगर मेज वाले केस में बात करें तो ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज इन सेल नंबर। तो मेज वाले केस में हम सेल नंबर इंक्रीज यानी कि नंबर ऑफ सेल गिन करके ग्रोथ का पता लगा रहे हैं। जबकि ध्यान से देखना, जबकि द लेटर यानी बाद वाला केस यानी कि वाटरमेलन वाले केस में क्या हो रहा है? एक्सप्रेस ग्रोथ एज इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। तो सेल की साइज कितनी बढ़ रही है उससे पता लगा रहे हैं।
ठीक। वाइल द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ इट्स लेंथ, अगर हम पॉलन ट्यूब की बात करें तो पॉलन ट्यूब ग्रो करता है अपने लेंथ में, तो उसे भी ग्रोथ कह सकते हैं। एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोट द ग्रोथ इन एयर, अगर लीफ का ग्रोथ देखना है तो उसका सरफेस एरिया नापना पड़ेगा, तो एरिया, वॉल्यूम, नंबर, लेंथ, ये सब बाबू ग्रोथ का पैरामीटर है एक मेजर करने का, ठीक है। अब पढ़ते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ, क्या क्या फेजेस हैं ग्रोथ के। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेज, 3 फेज हैं इसके, सब पढ़ चुके हैं पहले, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन। लेट अस understand this by looking at the root tips. The constantly dividing cell both at the root apex and the shoot apex represent the meristematic phase of growth. अब देखो हमने देखा था ये जो है यहाँ पे रूट कैप होता है, यहाँ पे क्या होता था रूट कैप, और इसके पास में जो होता था वो होता था मेरिस्टेमेटिक जोन, क्या होता था मेरिस्टेमेटिक जोन होता था, और बीच में बाबू क्या होता था, बीच में सब क्या होता था इलोंगेशन, बीच में क्या होता था इलोंगेशन वाला जोन होता था, जहाँ पे सेल इलोंगेट करते हैं और ऊपर मैच्योर हो चुके हैं क्योंकि नीचे की तरफ बढ़ रहा है, मैच्योरेशन वाला, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, द सेल इन दिस रीजन, मेरिस्टेमेटिक की बात कर रहा है, एकदम ध्यान से टिक कर लेना, हम अलग से हेडिंग नहीं डालें इसको एकदम, क्योंकि एनसीईआरटी की सोचे हैं कि जो एनसीईआरटी का रियलिटी है वो हम ये खो ना दे, इसीलिए हम इसको मॉडिफाई नहीं किए एकदम, ताकि वो फील आए एनसीईआरटी वाली। मेरिस्टेमेटिक जो सेल होता है, इस रीजन के जो सेल्स होते हैं नीचे वाले, इन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि इनको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए मैंने बताया ग्रो करने के लिए प्रोटोप्लाज्म होना बहुत जरूरी है। पॉजेज लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई बड़ा होगा क्योंकि अब डिवाइड होने वाला है, तो न्यूक्लियाई भी 2 पार्ट में बटेगा। देयर सेल वॉल आर प्राइमरी, सेल वॉल प्राइमरी होते हैं ताकि क्या हो, पतले हो, प्राइमरी होंगे तो पतले होंगे तो इजीली डिवाइड होंगे, क्या होंगे इजीली डिवाइड होंगे, ये सब चीजें एकदम ऐसे याद रखना, ठीक है ना। थिन एंड सेलुलोजिक विथ एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, और उसमें ताकि देखो जब 2 सेल डिवाइड होते हैं तो दोनों का आपस में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होना चाहिए ताकि दोनों के बीच में एक्सचेंज हो सके। द सेल्स प्रॉक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप टू द मेरिस्टेमेटिक, तो अब मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर जस्ट जो है बाबू फेज ऑफ इलोंगेशन, उसको बोलते हैं फेज ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, यानी कि सेल में गैप बढ़ जाता है, वैक्यूल बन जाता है। सेल इनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपॉजिट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इन दिस फेज, ठीक है ना। बाबू आपने मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में देखा, उनके बाबू उसके पास प्रोटोप्लास्ट ज्यादा होते हैं, उनके प्राइमरी सेल वॉल्स होते हैं, न्यूक्लियाई बड़ा होता है, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं ताकि इजीली डिवाइड कर सके। उसी तरह से उनके जस्ट ऊपर जो जोन है जिसको हम बोल रहे हैं फेज ऑफ इलोंगेशन या जोन ऑफ इलोंगेशन, उसके जो सेल्स हैं उनमें वैक्यूलेशन बहुत है, वैक्यूल्स बन गए हैं, सेल बड़े हो गए, इलोंगेट कर गए, इलार्जमेंट कर गए हैं, और नए सेल वॉल जो है, नए सेल वॉल डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब बाबू आपके कौन से हैं इलोंगेशन फेज वाले सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स दैट इज मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन लाइज द पोर्शन ऑफ एक्सिस व्हिच इज अंडरगोइंग द फेज ऑफ मैच्योरेशन। अब बाबू जो ऊपर वाला पार्ट है वो पुराना हो चुका है, वो मैच्योर हो रहा है, क्या हो रहा है, वो भी पहले मेरिस्टेमेटिक रहा होगा, फिर इलोंगेट हुआ होगा, फिर मैच्योर हो रहा है, जहां से रूट हेयर्स निकलते हैं, याद रखना। द सेल ऑफ दिस जोन अटेन देयर मैक्सिमम साइज, ये अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर चुके हैं, इनमें और ग्रोथ नहीं होगा, तो ग्रोथ इन्हें मैच्योरेशन फेज कह रहे हैं। टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस, मोस्ट ऑफ द टिश्यू एंड सेल टाइप यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस रिप्रेजेंट दिस फेज, और मोस्ट ऑफ द जो टिश्यू है जैसे परमानेंट टिश्यू वगैरह हैं वो सब इसी फेज में होते हैं, मैच्योरेशन फेज में ही होते हैं। तो ये हो गया, याद रखना इसमें कि जो मेरिस्टेमेटिक फेज है उसके ऊपर इलोंगेशन और उसके ऊपर मैच्योरेशन, मैच्योरेशन फेज जो है बाबू वो अब डिवाइड नहीं करेगा, उसमें से रूट हेयर्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं, रूट हेयर्स। अब चलिए ग्रोथ रेट क्या होता है देख लेते हैं, किस रेट से ग्रो कर रहा है उसको नापने के चीजों को हम ग्रोथ रेट कहते हैं। द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम, है ना, इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज डिटरमाइंड इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ग्रोथ पर यूनिट टाइम, thus rate of growth can be expressed mathematically, इसको हम मैथमेटिकली देख सकते हैं। an organism or a part of the organism can produce more cells in a variety of ways, जो बाबू ऑर्गेनिज्म है या उसका कोई एक पार्ट वो नंबर ऑफ नए सेल्स पैदा कर सकता है, उसके कई सारे मतलब तरीके हैं। द ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट मे बी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल, जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा बाबू
स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। अगर स्लो हो रहा है ना, उसको हम नाम देते हैं अभी जानने के लिए एरिथमेटिक ग्रोथ, और बहुत तगड़ा हो रहा है तो हम उसको ज्योमेट्रिकल ग्रोथ कहते हैं। क्या होता है आगे हम देखने वाले हैं। एरिथमेटिक ग्रोथ, द फॉलोइंग माइटोटिक cells division, only one daughter cell continue to divide while the other differentiates and matures. The simplest expression of arithmetic growth is exemplified by a root elongating at a constant rate. ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे अरिथमेटिक ग्रोथ। देखो बाबू, ये बाबू एक बाबू सेल था, उसके दो सेल्स बन गए। कितने सेल्स बने? दो सेल्स। दो सेल्स में से जो एक सेल है वो मेरिस्टेमेटिक है। क्या है वो? मेरिस्टेमेटिक। और दूसरा परमानेंट, ये डिवाइड नहीं करेगा। क्या हो गया? परमानेंट हो गया। फिर ये बाबू दो सेल से एक सेल और ऐड हुआ, +1, इसमें +1 +1, तो एक एक सेल बस ऐड हो रहे हैं। यानी कि एक सेल, जैसे कि एक बाप है वो कमा रहा है, वो 2 बच्चे पैदा किया, फिर उन 2 बच्चों में से एक ही बच्चा कमाएगा, फिर एक बच्चा परमानेंट हो गया कि अब वो बैठ के खाएगा। तो वो इस ऐसे ग्रोथ को अरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं। वहीं दूसरा केस, एक बाप है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों कमा रहे हैं, उस 2 बच्चे के फिर 4 बच्चे हुए, चारों कमा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक। फिर से देख लो, एक सेल था, ध्यान देखना, एक सेल से कितने सेल बने? 2 सेल बने। ध्यान देखना, एक सेल 2 सेल। तो ये बाबू हम कहें एक मेरिस्टेमेटिक था, ये डिवाइड कर गया, एक मेरिस्टेमेटिक बनेगा, एक परमानेंट बनेगा। फिर इससे 2 सेल बने, इसमें से एक मेरिस्टेमेटिक होगा और एक क्या होगा? परमानेंट होगा। अब ये तो डिवाइड करेगा नहीं। फिर इसमें से बाबू एक मेरिस्टेमेटिक बना और एक क्या हो गया? एक मेरिस्टेमेटिक बना और एक परमानेंट हो गया। ये डिवाइड करेगा नहीं। तो वही बात है, एक एक सेल ऐड होता चला जाएगा। ऐसे ग्रोथ को हम बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं बाबू? अरिथमेटिक ग्रोथ। याद रखना इसको, ठीक है। अरिथमेटिक ग्रोथ लिखा है, ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द organ against time a linear curve is obtained, mathematically it is expressed। देखो बाबू, हम ध्यान से सुनना, लेंथ एट टाइम t, ध्यान से समझना, लेंथ एट टाइम t। मान लो एक ऑर्गन है, एक प्लांट है, उसका लेंथ है टाइम t पे lt। कितना है? lt। शुरू में कितना था? L0। कितना था बाबू शुरू में? L0 प्लस आपको करना है RT, प्लस क्या कर देना है? RT। तो LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। R क्या है बाबू? ग्रोथ रेट है। R क्या है? इसे हम रिलेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं, आगे हम देखेंगे। इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम को हम कहते हैं ग्रोथ रेट। और जब R इंटू टी कर दोगे तो ठीक है ना, ये आपका ग्रोथ रेट जो इंटू टी कर दोगे तो लेंथ आएगा कुछ, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। क्या कहते हैं? LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। ठीक, अब देखिए इसको हम ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू c प्लस mx का ग्राफ बनेगा। तो x पे हमने टाइम रख दिया और हमने इस पे कुछ भी रख दिया, लेंथ, वेट, कुछ भी रख दो। तो जो यहाँ बाबू ध्यान से देखना, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे थोड़ा ग्राफ दूसरा आ गया है, ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे जो ग्राफ बनता है इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसको काट दो। चलिए दूसरा ग्राफ बना देता हूँ। यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है। क्या बनता है बाबू? लीनियर ग्राफ बनता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा गैप करके बनेगा, क्योंकि आपने देखा कि LT जो था, एकदम ध्यान से देखना, जो LT था वो क्या था? जो LT था इज इक्वल टू L0 प्लस RT। तो एक बाबू बीच में इंटरसेप्ट आ रहा था, तो बीच में LT नाम का एक LT बाबू जो है ये इंटरसेप्ट, L0 जो है L0 ये इंटरसेप्ट आएगा, ठीक है ना। ये टाइम होगा और ये लेंथ होगा आपका। तो कैसा ग्राफ मिलेगा आपको? सीधा मिलेगा, ठीक है ना। L0 क्या है? लेंथ एट टाइम 0। LT क्या है? लेंथ एट टाइम t। तो याद रखना, अगर अरिथमेटिक ग्रोथ है तो ग्राफ सीधा मिल रहा है, और उस केस में हम याद रखेंगे LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। अब आते हैं ज्योमेट्रिक की तरफ। इसमें देखना, लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस इन ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, जिसे हम लैग फेज कहते हैं। शुरू में जो ग्रोथ होता है वो बहुत स्लो होता है, उसको हम लैग फेज कहते हैं। एंड इट इंक्रीजेज रैपिडली देयर आफ्टर, और कुछ समय बाद वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, या लॉग, या फिर हम एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। हियर बोथ द प्रोजेनी सेल फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन
रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो। वही कह रहे हैं कि अगर एक सेल कन्वर्ट हुआ 2 सेल में और दोनों सेल कन्वर्ट होगा 4 सेल में, तो इसे हम कहेंगे ज्योमेट्रिक ग्रोथ, है ना। और अगर एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो रहा है और उन अगले 2 सेल में से सिर्फ एक ही सेल डिवाइड कर रहा है, तो हम बोलेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ। तो ये ग्रोथ थोड़ा फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट होगा। However, with limited nutrient supply, the growth slow down, leading to a stationary phase। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे देखो, कह रहा है शुरू में मान लो टाइम है ये, इतने टाइम में बहुत स्लो ग्रोथ हुआ, इसको बोलते हैं लैग फेज। क्या बोलते हैं बाबू, लैग फेज। इतना टाइम में, अब देखो अगला अगर इतना टाइम ले लो ना, इतने में यहां तक पहुंच गया। देखो देखो ध्यान से देखो, तो इतने टाइम में यहां पहुंच गया और इतना टाइम शुरू में, तो शुरू में ना ग्रोथ स्लो होती है, इसको लैग फेज कहते हैं। फिर जो आया ना, इसको हम बोलेंगे लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। क्या बोलेंगे, लैग फिर लॉग फिर एक्सपोनेंशियल। लॉग को ही एक्सपोनेंशियल कहते हैं। इसके बाद अब देखो क्या होगा, इसके बाद न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। इसके बाद किसकी कमी होगी, न्यूट्रिएंट की कमी होगी। तो अब ये ग्राफ क्या होने लगेगा, डाउन होगा। तो जब न्यूट्रिएंट कमी होगी तो डिसेलरेशन, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन नहीं डिसेलरेशन, यानी घटेगा और लास्ट में कांस्टेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। क्या बोलते हैं इसको, स्टेशनरी फेज। तो क्या क्या हुआ ये बाबू ध्यान से देखना, ये किसका ग्राफ है, ये ज्योमेट्रिक फेज का है। सबसे पहले आया लैग फेज, फिर क्या आया लॉग फेज, लॉग को ही एक्सपोनेंशियल बोल रहे हैं। फिर क्या आया लैग फेज के बाद लॉग फेज, फिर आया डिसेलरेशन या फिर सीधा स्टेशनरी भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टेशनरी मतलब रुक गया, अब कम हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम वी गेट अ टिपिकल सिग्मॉइड और यस कर्व। तो यहाँ पे हमें कैसा मिल रहा है, एस शेप का कर्व मिल रहा है, सिग्मॉइड कर्व मिल रहा है। अ सिग्मॉइड कर्व is a characteristic of living organism growing in a natural environment। तो सिग्मॉइड कर्व ही जो होता है, आपने देखा था बाबू, कहाँ पे देखा था आपने, इसको देखा था ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में। सिग्मॉइड कर्व ही जो है नेचुरल इन्वायरमेंट का दर्शाता है, उसमें कोई ग्रो कर रहा है। तो इट इज अ टिपिकल फॉर ऑल सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन्स फॉर अ प्लांट। कैन यू थिंक ऑफ मोर सिमिलर एग्जाम्पल्स। चलिए, तो ये सब ध्यान से देखना। एक्सपोनेंशियल में जो फॉर्मूला है देख लेते हैं। वहां पे क्या था फॉर्मूला, अगर अरिथमेटिक की बात किए थे तो वहां पे फॉर्मूला था LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि साइज ले लेते हैं, W को हम साइज बोल रहे हैं, W1 मान लेते हैं कि कोई भी एक फाइनल साइज है। W1 क्या है, फाइनल साइज। W0 क्या है बाबू, इनिशियल साइज। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है W1 इज इक्वल टू W0 प्लस E अपॉन RT, E अपॉन नहीं, E पावर RT। फिर से सुनिएगा ध्यान से, आता है फॉर्मूला कि W1 इज इक्वल टू W0 E टू द पावर RT। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको एक्सपोनेंशियल और जो तो पढ़ाया था हमने वहाँ पे, याद करिए, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा बाबू, ऐसे ही कुछ था। ठीक है, तो W1 इज इक्वल W0 E टू द पावर RT, जहाँ पे R है ग्रोथ रेट, T है टाइम ऑफ ग्रोथ, E है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। W0 क्या, इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, जब आप शुरू किए थे नापना, जब आपने इसको स्टडी करना शुरू किया तो शुरू में जो साइज था उसे हम W0 बोल रहे हैं, और फाइनल साइज जो था उसे हम W1। ये बाबू वेट, हाइट, नंबर, लेंथ कुछ भी हो सकता है। हियर R इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट, याद रखना इस बात को, R क्या है, ये रिलेटिव ग्रोथ रेट है, एंड इज ऑल्सो द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, रिफर टू एज एफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है ना, तो हम R को कह सकते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम है एफिशिएंसी इंडेक्स कह सकते हैं। यानी कि R अगर ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि वो प्लांट के, उस सेल के, उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे कि दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा करने की शक्ति ज़्यादा है। हेंस द फाइनल साइज ऑफ W1 डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साइज W0। तो ये मैंने बता दिया था पहले ही। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम एंड ऑल्सो बी मेड इन टू वे। दो तरह से हम इसको देख सकते हैं, कैसे, मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। पहला होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एग्जैक्टली जब नापेंगे हम, और दूसरा होता है कंपेयर करके। तो ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन ए कॉमन बेसिस, एग्जांपल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट। चलिए समझाते हैं आपको हम, एक जो एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने, ध्यान से देखना। एक्चुअल, सबसे पहला होता है एक्चुअल ग्रोथ।
एक्चुअल ग्रोथ, ये क्या होता है? तो आपको कुछ नहीं करना, इनिशियल फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज, फाइनल साइज माइनस इनिशियल। तो हमारे पास फाइनल कितना आया 10, पहले कितना था 5, तो हम कहेंगे एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक्चुअल ग्रोथ हुआ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना एक्चुअल ग्रोथ हुआ, तो 55 माइनस 50, यहाँ पे भी एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ बाबू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये ग्रोथ ज़्यादा लग रहा है, ध्यान से देखना ये ग्रोथ ज़्यादा लग रहा है और ये ग्रोथ कम लग रहा है। तो ये जो ज़्यादा और कम की बात आ गई ना, रिलेटिव ग्रोथ बाबू 5 से 10 हो गया, तो कहेंगे ट्वाइस, यानी कि 200% ग्रोथ हुआ। कितना हुआ 200% ग्रोथ हुआ। कितना हुआ बाबू 200%, है ना, मतलब ग्रोथ कितना हुआ, दोगुना हो गया ना, यानी कि 100% प्लस हुआ। पहले कितना था 100 था, प्लस कितना हुआ और 100 हो गया, तो 100% का ग्रोथ हुआ और कुल मिलाकर फाइनली कितना हो गया 200% हो गया। तो हम बोलेंगे ये दोगुना हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे जस्ट 50 से 55 हुआ बाबू, 50 से क्या हुआ 55 हुआ, समझना इस बात को। तो 10% का इसमें एडिशन हुआ, इसमें 50% का एडिशन हुआ। तो इस तरह से हम दूसरे वाले को बोले रिलेटिव। देखो 5 सेंटीमीटर ये भी बढ़ा, 5 वो भी बढ़ा, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो ये दोगुना बढ़ गया, लेकिन वो दोगुना नहीं बढ़ा। तो अगर हम एग्जैक्टली निकाल रहे हैं वैल्यू तो उसे हम एक्चुअल कहते हैं, नहीं तो रिलेटिव कहते हैं। कंडीशन, ग्रोथ के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, ध्यान से देख लो। Why do you not try to write down what you think are necessary conditions for growth? चलिए क्यों नहीं लिखते हैं हम लोग ग्रोथ के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं। दिस लिस्ट में हैव वाटर, पानी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एज वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ। वाटर का काम क्या है बाबू, वाटर काम बोले तो क्या हो जाएगा, वाटर क्यों जरूरी है, क्योंकि मिनरल्स हार्मोन्स का फ्लो के लिए, मिनरल्स हार्मोन्स का फ्लो करवाने के लिए। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, रेस्पिरेशन के लिए, फूड को तोड़ने के लिए, एनर्जी के लिए, उसके लिए। न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी है बताओ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, ये सब जरूरी है बाबू। The plant cells grow in size by cell enlargement, which in turn require water, तो पानी चाहिए। Turgidity of cell help in extension growth. Turgidity यानी कि सेल बाबू सिकुड़ा हुआ है, उसमें पानी घुस गया, अब वो ग्रो अच्छे से कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं turgidity. Okay, thus plant growth and further development is intimately linked to the water status of the plant. तो प्लांट का जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसके आगे का, ये बाबू पानी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर इंजाइमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर ग्रोथ। तो इंजाइम को एक्टिविटी करने के लिए पानी मीडियम भी देता है। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ। ऑक्सीजन बाबू एनर्जी प्रोवाइड करवाता है रेस्पिरेशन करवा करके, ताकि ग्रोथ हो सके। न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जो ज़्यादा मात्रा में जरूरी हो प्लांट को, ज़्यादा मात्रा में। मिनरल न्यूट्रिएंट चैप्टर में पहले हुआ करता था, अब नहीं है, ठीक है ना। तो ज़्यादा मात्रा में जिसकी जरूरत होती है उसको मैक्रो बोलते हैं, जिसकी कम मात्रा में जरूरत होती है उसको माइक्रो बोलते हैं। जैसे मेटल्स होते हैं इसमें कम मात्रा में, और जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब ज़्यादा मात्रा माइक्रो में आते हैं। आर रिक्वायर्ड बाई प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो न्यूट्रिएंट से ही प्रोटोप्लाज्म बनता है, ठीक है, याद रखना ये बात। In addition, every plant organism has an optimum temperature range best suited for this growth. और बाबू एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए ताकि उनके एंजाइम्स अच्छे से काम कर सकें। Any deviation from this range could be detrimental, यानी कि मतलब नेगेटिव है ना, नुकसान, डिस्ट्रक्टिव टू इट्स सर्वाइवल। कह रहा है अगर ये सब जो बोला गया ना, पानी, हवा, न्यूट्रिएंट्स, ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसमें से कुछ भी गड़बड़ाया तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इन्वायरमेंटल सिग्नल्स सच एज लाइट, देखो ध्यान से, लाइट बाबू, लाइट से ही टेम्परेचर है, लाइट से ही क्या है, फोटोसिंथेसिस है। अब आती है ग्रेविटी। ग्रेविटी का क्या काम है बाबू डेवलपमेंट में बाबू, इसमें आपने टर्म सुना होगा जियोट्रॉपिज्म। जो आपने सोचा होगा ना कि जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, यानी कि रेस्पॉन्स टुवर्ड्स ग्रेविटी, मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, है ना। जियोट्रॉपिज्म रेस्पॉन्स, जो रूट होता है ऊपर क्यों नहीं आता बाबू, नीचे जाता है पानी की खोज में। तो क्यों नीचे ही जाता है, ड्यू टू ग्रेविटी।
ऑल्सो इफेक्ट सर्टेन फेजेस स्टेज ऑफ ग्रोथ। अब आता है डिफरेंट, अच्छा ये बाबू इस चैप्टर का सबसे महा डाउट जो सबका होता है कि सर डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन समझा दीजिए। कितने लोग को समझाया मैंने, आज बाबू एकदम इस हम यूट्यूब पे के प्लेटफॉर्म पे समझा रहे हैं, सबको समझ में आएगा, देखिएगा ध्यान से। पहले ऐसे ही समझ लो बाबू, देखो जो सेल है वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके मैच्योर हो गया, अब डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कहेंगे वो सेल डिफरेंशिएट हो गया। एकदम ध्यान सुनना, क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएट का मतलब एक दिमाग में बिठा लो, मैच्योर। मैच्योर तो सेल क्या हो गया? डिफरेंशिएट हो गया, मैच्योर हो गया। अब देखो ध्यान से, तो डी डिफरेंशिएशन, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? एकदम ध्यान से, एक सेल डिवाइड किया, बोलो एक सेल डिवाइड किया, वो मैच्योर हो गया, वो मैच्योर हो गया, अब डिवाइड नहीं कर रहा, अब डिवाइड नहीं कर रहा, उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? यस, डिफरेंशिएशन। ओके सर, दूसरा बताइए। दूसरा बाबू, डी डिफरेंशिएशन। डी का मतलब होता है एंटी, एंटी डिफरेंशिएशन यानी कि रिमूवल होता है ना, डी का मतलब होता है एंटी। तो अब डिफरेंशिएशन नहीं, यानी मैच्योर नहीं रह गया, यानी कि अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग, अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग, अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग, तो बोल दिया डी डिफरेंशिएशन। अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग, डी डिफरेंशिएशन। ध्यान सुनना, अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग, तो डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब मैच्योर, और वो डिवाइडिंग का तो उल्टा है। जैसे मान लो एक सेल था, इसने डिवाइड करा, डिवाइड करके मैच्योर सेल बना दिया, अब डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट हो गया सेल। लेकिन अब क्या हुआ, उसमें से कुछ सेल्स थे वो फिर से बाबू फिर से कैपेसिटी उसके अंदर आ गई डिवाइड करने की, तो अब डिफरेंशिएट वो नहीं रह गए ना, फिर से डिवाइड करें तो मैच्योर कैसे रह गए? तो मैच्योरिटी की प्रॉपर्टी खत्म, तो डी डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? ओके। अब देखो डी डिफरेंशिएशन यानी कि मैच्योर, अब फिर से वो मैच्योर जो थे उसमें से एक आधे जो थे वो फिर से डिवाइड होने लगे। अब देखो क्या हुआ, फिर डिवाइड होते होते मैच्योर हो गए, तो री डिफरेंशिएशन, री मैच्योर, बस खत्म। अब पढ़ते हैं, देखना समझ में आ जाएगा पूरा। The cells derived from root apical and shoot apical meristem and cambium differentiate and mature to perform a specific function. This act leading to maturation is termed as, देखो ध्यान से, ये maturation तक का सफर, इससे मैच्योर होने की बात को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यहीं पे सब क्लियर हो जाएगा। During differentiation, cells undergo few to major structural change both in their cell wall and protoplasm। तो ये मैच्योरेशन के दौरान उनके अंदर से प्रोटोप्लाज्म और बाहर सेल वॉल में चेंजेस कुछ आते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर कोई पूछे डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल बताइए, तो यहां से लिखना, टू फॉर्म ए ट्रैकेरी एलिमेंट यानी कि जाइलम में जो होता है, द सेल वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, तो डेड बनाना पड़ेगा उसको, तो प्रोटोप्लाज्म लूज करना पड़ेगा ताकि खूब ज्यादा वो हो सके, क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी जनरेट कर सके, स्ट्रेंथ जनरेट कर सके। दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल्स टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस। तो प्रोटोप्लाज्म अगर किसी को हार्ड बनाना है तो उसके अंदर से इमोशन खत्म करने होंगे, तो अगर आपको ट्रैकरी एलिमेंट, अगर जाइलम को हार्ड बनाना है ताकि पानी को खूब ऊपर तक कैरी कर सके, तो उसके अंदर से प्रोटोप्लाज्म हटाना होगा। तो हटाने के लिए हम उसको मैच्योर करेंगे, एंड इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएशन इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन, ताकि पानी खूब खींचे तो भी टूटे ना। ट्राई टू कोरिलेट द वेरियस एनाटॉमिकल फीचर। चलिए बकवास। अब यहां देखें, दूसरा आता है डी डिफरेंशिएशन। यहां पे क्या है? यहां पे आता है दूसरा डी डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखना और अच्छे से पढ़ना, और जरूर आप लोग कमेंट करेंगे इसमें, देख लेना कि सर ये पहली बार समझ में आया है। डी डिफरेंशिएशन, प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग phenomenon, the living differentiated cell that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain conditions. This phenomenon is termed as de-differentiation यानी मैच्योर। डिफरेंशिएशन का मतलब मैच्योरेशन हो गया था, लेकिन डी मैच्योरेशन खत्म हो गया अब, यानी कि फिर से डिवाइड करने। एकदम देखो ध्यान से, एकदम फिर से डिवाइड करने वाले हैं, मैच्योरेशन खत्म हो गया, डी डिफरेंशिएशन बोला हमने। क्या बोला? डी डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, interfascicular cambium and cork cambium from fully differentiated parenchyma cell। तो जो fully mature पैरेनकाइमा सेल्स हैं उन्हीं से बाबू फिर से ये सब बन रहे हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन रहे हैं, यानी कि पक्का डिवाइड हो रहे हैं। तो इसे हम बोलेंगे अब मैच्योर नहीं रह गया, फिर से डिवीजन स्टार्ट हो गया, डी मैच्योरेशन, डी डिफरेंशिएशन। ओके ओके, नेक्स्ट। While doing so, such meristem tissue are able to divide
and produce cells that once again lose the capacity to divide but mature to perform specific function। अब क्या हुआ, डिवीजन हो रहा था, डिवीजन करते करते फिर से मैच्योर हो गए और अगेन लूज कैपेसिटी टू डिवाइड, और बाबू मैच्योर हो गए तो फिर बोलेंगे फिर डिफरेंशिएट हो गए, फिर डिफरेंशिएट, फिर मैच्योर, यानी कि रीडिफरेंशिएशन, बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, दैट इज गेट रीडिफरेंशिएटेड। लिस्ट सम ऑफ द टिश्यू in a woody dicot plant that are the product of redifferentiation. How would you describe a tumor? What would you call the parenchyma cells that are made to divide under controlled laboratory conditions? ये सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, ये सब कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट, तो ये तीनों आपको समझ में आ गया है। रिकॉल in section 13.1.1 we have mentioned that the growth in plant is open. open मतलब हमेशा ग्रो करता रहता है, that is it can be indeterminate और determinate। अब देखो वहां पे क्या, तो सर यहाँ पे तो वहां पे लिखा था, तो जनरली लिखा था, क्या लिखा था, जनरली, तो जनरली मैक्सिममली क्या होता है, इनडिटरमिनेट होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो सकते हैं, डिटरमिनेट। नाउ वी मे से दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन बिकॉज सेल्स टिश्यू arising out of the same meristem have different structure at maturity। ध्यान से इस लाइन को समझना, कह रहा है नाउ हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन जो प्लांट में है वो भी ओपन है, यानी कि हमेशा, कि कभी मैच्योर हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, फिर मैच्योर, तो वो भी ओपन है, अपने हिसाब से चल रहा है। बिकॉज सेल टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि मैच्योरिटी में आते आते सबके अलग अलग स्ट्रक्चर हो जाते हैं, इसीलिए, क्योंकि कोई कभी मैच्योर हो रहा है, कभी कोई फिर से डिवाइड होने लग रहा है। द फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ अ सेल टिश्यू इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल विद इन। तो जो फाइनल सेल बन रहा है, जो फाइनल टिश्यू बन रहा है मैच्योर होके, उसकी स्थिति क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो इस पे डिपेंड करता है कि उसका लोकेशन कहाँ है। फॉर एग्जांपल सेल्स पोजीशन्ड अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट एज रूट कैप। जो बाबू रूट एपिकल मेरिस्टेम के नीचे होंगे वो रूट कैप बना देंगे, while those pushed to the periphery mature as epidermis, जो एकदम किनारे होंगे वो एपिडर्मिस बनाएंगे। कैन यू एड अ फ्यू मोर एग्जांपल्स? ठीक है, करते रहना। अब देखो, अब आता है डेवलपमेंट। तो हमारे चैप्टर का दो पार्ट था, पहला छोटा सा हिस्सा जो था वो था ग्रोथ, अब आता है डेवलपमेंट। अब क्या आता है, ग्रोथ के बाद आता है डेवलपमेंट। चलिए, development is a term that includes all changes that an organism goes through during its life cycle, from germination of the seed to senescence, to senescence, ठीक है ना, senescence का मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है ना, याद रखना, senescence, ओल्ड। कह रहा है वो सारे टर्म, सॉरी वो सारे चेंजेस जो बाबू एक सीड के जर्मिनेशन से लेकर के उसके मौत तक, बुढ़ापे तक बाबू जो हो रहा है, जो उसका ग्रोथ हो रहा है, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस विच कॉन्स्टिट्यूट द डेवलपमेंट ऑफ ए सेल ऑफ ए हायर प्लांट इज गिवन इन फिगर 13.8। इट इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू टिश्यू और ऑर्गन। देखिए, ये है मेरिस्टेमेटिक सेल, ध्यान से देखना सब लोग, ये क्या है बाबू, मेरिस्टेमेटिक सेल है। प्लाज्मेटिक मतलब होता है उसका प्रोटोप्लाज्म में ग्रोथ हुआ, प्रोटोप्लाज्म का ग्रोथ हुआ, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सब ग्रो किए बाबू, ग्रो होकर के मैच्योर भी हो सकते हैं। डिफरेंशिएशन हुआ, क्या हुआ, मैच्योर हो गए, डिफरेंशिएशन हुआ, मैच्योर हो गए, ठीक। या तो बाबू एक्सपेंशन हुआ, इलोंगेशन हुआ, फिर मैच्योरेशन हुआ, मैच्योर सेल बन गए, अब डिवाइड नहीं हो रहे हैं, अब बुढ़ा गए, सेनेसेंस हो गया, डेथ हो गया, मर गए। समझ रहे हैं? हो सकता है मेरिस्टेमेटिक सेल जो है बाबू, ये जब प्लाज्मेटिक ग्रोथ किया तो दो सेल्स में डिवाइड हुआ होगा, तो एक सेल परमानेंट हो गया, एक सेल क्या हो गया, परमानेंट, एक सेल वापस क्या कर दिया, वापस मेरिस्टेमेटिक सेल बना दिया ताकि ग्रो होता रहे। बस यही है, याद रखना इसको। ओके, हम क्या लैंड्स क्या होता है, प्लांट क्या हो गया यहाँ पे होगा प्लांट्स फॉलो डिफरेंट pathway in response to environment or phases of life to form different kind of structure. This ability is called plasticity. बाबू ध्यान से देखो, मान लेते हैं कोई एक पेड़ है, मान लेते हैं क्या है, कोई एक पेड़ है बाबू, मान लेते हैं पेड़ है, ठीक, पेड़ है, ये इसका एक पत्ता है जो
पानी में है, ये क्या है, पानी है, पानी में है पत्ता। और दूसरा पत्ता जो है बाबू, दूसरा पत्ता क्या है, दूसरा पत्ता बाबू हवा में है। ध्यान देना, एक ही पेड़ है, एक पत्ता पानी में खूब एकदम हनी सिंह की तरह एकदम लहरिया रहा है, दूसरा पत्ता जो है बाबू एकदम हवा में है। तो एक ही पेड़ के दो पत्ते, दोनों अलग अलग तरह के, दोनों अलग अलग पत्ते एक ही प्लांट के अलग अलग स्टेज में, अलग अलग स्ट्रक्चर में, इसको बोलते हैं हेटेरोफिली। क्या बोलते हैं, हेटेरोफिली। हेटेरो मतलब अलग, फिली मतलब पत्ता, और ये इसके प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या बोलते हैं, फिर से सुनना, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। यानी कि अपने मतलब, मैं जैसे बचपन में कोई बहुत मोटा था, बड़ा हुआ तो इतना काम पड़ गया, उसको इतनी जिम्मेदारी आ गई, खाना वाना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा, पतला हो गया, तो हम कहें डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर हो जाना बॉडी का या फिर किसी पार्ट का, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पे एक बाबू पौधा दिया हुआ ए वाला कह रहा है, इसको हम कुछ भी बोला सकते हैं। मैं इसको लक्ष्मीपुर बुलाता था, लेकिन इसको नॉर्मली लक्ष्पर कहते हैं। लक्ष्पर एक बाबू एक प्लांट है। जब बाबू बचपन में जुवेनाइल फेज में इसके पौधे इस तरीके से थे, है ना, हमको धनिया लगता है, सब अलग बात है। और जब बड़ा हुआ तो उसके पौधे, उसका जो प्लांट है देखो, उसका लीफ जो है बाबू इस तरह होता है। इस पहले लीफ ऐसा था, बाद में ऐसा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं ना, इसे हम बोलते हैं हेट्रोफिली। क्या बोलते हैं, हेट्रोफिली। ऐसे ही कुछ देखो, बटर कप की बात करें, दूसरा बटर कप, ये बी वाला, इसका एग्जांपल क्या है, बी फॉर, ऐसे याद रखना, एनसीईआरटी में दिया है बी फॉर बटर कप, बी फॉर बटर, याद रखना, बी फॉर बटर कप, बी फॉर बटर कप। तो बटर कप, तो इसमें अगर बाबू बटर कप अगर तुम ना अगर मिट्टी में उगाओगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, तो इस तरह का पत्ता होगा, और बाबू वाटर हैबिटेट में इस तरह का, ठीक है ना। देखो हैबिटेट, जैसे पत्ता क्या होगा, पत्ता अगर खूब पानी बहेगा तो उसको, पानी को रोक सकता है, ये फट सकता है, इसीलिए नेचर ने इसको पतला कर दिया ताकि पानी आराम से पास कर जाए। तो बाबू एक ही प्लांट है, एक ही स्पीसीज है, लेकिन अलग अलग एडाप्टेशन में, अलग अलग हैबिटेट में, अलग अलग लाइफ में, अलग अलग स्टेज में अलग अलग पत्ते का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और अगर पत्ते में चेंज आ रहा है तो इसको बोलते हैं हेट्रोफिली बोलते हैं। तो कॉटन, कोरिएंडर, धनिया, लक्सपर, ये सब, इन सच प्लांट द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट। तो बचपन में कुछ और प्लांट लीफ का शेप रहेगा और मैच्योर होने पे कुछ और। ऑन द अदर हैंड, डिफरेंस इन शेप ऑफ लीफ प्रोड्यूस्ड in air and those produced in water is buttercup also represent the heterophilous development due to environment. This phenomenon of heterophilous is an example of, तो plasticity का example क्या है, heterophilous का होना। Thus growth, differentiation and development, ध्यान सुनना, thus growth, differentiation and development are very closely related event in life of a plant. ये बहुत ही closely related event है वो plant के life में। Broadly development is considered as the sum of growth and differentiation. तो development है क्या, development is equal to growth, कुछ ग्रो किया और ग्रो होके मैच्योर हो गया, तो ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट इन प्लांट दैट इज बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। और ये जो बाबू डेवलपमेंट है ना, इसे दो लोग कंट्रोल करते हैं, इंट्रिंसिक भी और एक्सट्रिंसिक भी। इंट्रिंसिक भी और एक्सट्रिंसिक भी। कैसे बाबू, इंट्रिंसिक का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप कैसा है, जेनेटिक मेकअप कैसा है, ये सब इंट्रिंसिक में आता है। एक्सट्रिंसिक में टेम्परेचर आता है, एयर आता है, सॉइल आता है, लाइट आता है, ये सब आता है। तो ये सब चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं, ये सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना, याद रखना। अब आते हैं बाबू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या आते हैं, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स? तो अब जो है, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो बाबू ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम रहती है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो 2 क्वेश्चन यहाँ के बाद से और 1 क्वेश्चन इसके पहले से, ऐसा इसका रेशियो होता है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पहले देख लेते हैं क्या है। यानी कि प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले, कम ज़्यादा करने वाले, इसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। हम 2 तरह के यहाँ पे पढ़ने वाले होते हैं ना। एक होता है बाबू जो ग्रो करवाता है, प्लांट ग्रोथ को ना स्टिमुलेट करवाएगा, उसमें आपका क्या क्या आता है, उसमें आपका आता है बाबू ऑक्सीजन आ जाता है, जिबर्लिक एसिड आ जाता है, ठीक है ना, जिबर्लिक एसिड आ जाता है। और बताओ कौन आता है, और बताओ कौन आता है बाबू, देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, जिबर्लिक एसिड,
ठीक, ऑक्सीजन हो गया, सब आगे देखेंगे। और अब अगर कहें इनहिबिट कराना है तो एक है बाबू इकलौता, कौन, एब्सिसिक एसिड, है ना। और उसमें इथाइलिन एक होता है ना, दोनों करवा देता है। समझ साथ देखते हैं। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल, छोटे होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। दे कुड बी, चलो देख लेते हैं ओवरऑल पहले, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, ये इंडोल कंपाउंड हो सकते हैं। इंडोल 3 जैसे एग्जांपल है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, एडेनिन डेरिवेटिव्स N6 फुरफुरिल अमीनो प्यूरिन काइनेटिन, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स जैसे एग्जांपल है एब्सिसिक एसिड, टर्पीन्स के डेरिवेटिव जिबरलिक एसिड, और गैसेस इथाइलिन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स इन लिटरेचर। चलो समझते हैं क्या कह रहा है। जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है ना, वो कई तरह के हो सकते हैं। जो पहला वाला है ऑक्सिन वाला जो हम पढ़ते हैं, उसको कह रहा है इंडोल कंपाउंड। क्या कह रहा है बाबू, इंडोल कंपाउंड। और इसका एग्जांपल IAA है, इंडोल एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है ना। अब इसके बाद एडेनिन डेरिवेटिव कह रहा है, तो इसमें आपके N6 क्या बोले, फुरफुरिल अमीनो प्यूरिन काइनेटिन, ठीक, ये सब बाबू एडेनिन डेरिवेटिव हार्मोन्स है, अभी देखेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स के डेरिवेटिव्स जो हार्मोन्स है वो है एब्सिसिक एसिड। टर्पीन्स के बाबू जो टर्पिनॉइड्स के बाबू जो डेरिवेटिव्स है वो है जिबरलिक एसिड, ठीक है, GA3 हम कहते हैं। गैसेस की बात करते हैं, इथाइलिन है, C2H4 फॉर्मूला होता है। तो ये सब बातें। PGR कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस इन ए लिविंग प्लांट बॉडी। तो PGR को हम 2 पार्ट में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि कैसे वो बढ़ाएंगे कि घटाएंगे। 1 ग्रुप ऑफ PGR आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट पैटर्न। तो एक जो ग्रुप होता है वो सेल बाबू ग्रोथ करवाता है, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लॉरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड, मतलब सब कुछ ना पॉजिटिव करवाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ऐसे को हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। जो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करवाता है उसको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एग्जाम्पल इसमें आता है ऑक्सिन, जिबरलिन्स एंड साइटोकाइनेंस। क्या क्या है एग्जाम्पल, याद रखना 3 हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ को ओवरऑल बढ़ाते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन्स एंड साइटोकाइनेंस, ओके। अब आता है दूसरा ग्रुप। द PGR ऑफ अदर ग्रुप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट responses to wound and stresses of biotic and abiotic origin. They are also involved in various growth inhibiting activities such as dormancy and abscission. Dormancy का मतलब होता है ना सस्पेंडेड डेवलपमेंट, abscission का मतलब होता है पत्ते गिराना, जैसे नहीं होता है पत्ते वत्ते गिरा देना, ठीक है ना, ऐसा। द PGR एब्सिसिक एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो जो एब्सिसिक एसिड है वो इस ग्रुप से आता है, जो ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है और जो स्ट्रेस के वक्त प्लांट को बाबू देखभाल करता है, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। द गैसियस PGR इथाइलिन कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप बट इट इज लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी। तो बाबू हम यहाँ 5 हार्मोन्स की बेसिकली बात कर रहे हैं। पहला ऑक्सिन, दूसरा साइटोकाइनिन, तीसरा जिबरलिक एसिड। ये तीनों ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और दूसरा जो है, दूसरा बाबू जो इनहिबिटर है वो कौन है, ABA एब्सिसिक एसिड है। और इसमें पांचवा जो पांचवा है उसका नाम बाबू क्या दिया हुआ है, इथाइलिन, जो कह रहा है कि वो बढ़ाता भी है घटाता भी है, लेकिन मेजरली अगर एक ऑप्शन दे तो आपको इनहिबिटर में ही टिक करना है। इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो इनकी डिस्कवरी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है बाबू। और पांचों के जो हार्मोन है ना, पांचों सब एक्सीडेंटली डिस्कवर हुए। कैसे हुए, एक्सीडेंटली डिस्कवर हुए। कैसे हुआ देखते हैं, ओके। All these started with observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin. ये सब कहानी तब शुरू हुई जब एक्सपेरिमेंट, जब ऐसे कुछ और एरिया में एक्सपेरिमेंट चल रहा था। चार्ल्स डार्विन जो अब कहीं भी घुसे हुए हैं, और उनके बेटे का नाम था फ्रांसिस डार्विन। ये दोनों लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। When they observed that the coleoptiles of canary grass respond to unilateral illumination by growing toward the light source, phototropism. After a series of experiments, it was concluded that the tip of coleoptile, the site of transmittable influence of that, the bending of the entire coleoptile, auxin was isolated by the FW vent tips of the। हुआ क्या, ध्यान से समझना, हुआ क्या, ध्यान से समझना, हुआ क्या, ध्यान से समझना। देखो ध्यान से,
बाबू एक घास था मान लो कोई भी, उस घास को इन्होंने देखा कि बाबू जो सनलाइट है ना उधर की तरफ झुका हुआ है, ध्यान देखना, उधर की तरफ झुका हुआ है, उधर की तरफ झुका हुआ है, एकदम ध्यान से देखना, उधर की तरफ झुका हुआ है सनलाइट, सनलाइट की तरफ, ठीक है, ध्यान देखना, सनलाइट की तरफ ही इसका झुकाव है, ठीक है। अगर सनलाइट नहीं है तो सीधा है ये, अगर सनलाइट नहीं है तो जैसे अगर कैप पहना दे इसको हम तो सनलाइट नहीं पहुंच रहा है तो सीधा है, ठीक। अब हुआ क्या, इन्होंने कहा कि कुछ, इन्होंने देखा उसको काट वाट करके कि कुछ केमिकल यहाँ से निकल रहा है और सिर्फ वो टिप पे ही प्रेजेंट है। वो केमिकल कहाँ प्रेजेंट है? टिप पे। इससे इन्होंने ये कहा, क्या कहा बाबू, कि ये जो है ना टिप है, इसके पास कुछ हार्मोन है। जैसे इस बात को बाद में पता चला ये हार्मोन ऑक्सिन था, ये हार्मोन है। और बाबू ये ना, ये जो हार्मोन है ये फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, यानी कि सनलाइट के ही डायरेक्शन में। बाबू यहाँ लिखा नहीं, यूनिलैटरल, एक डायरेक्शन वाला इल्यूमिनेशन, एक जगह पे आ रहा है सनलाइट और उधर ही ये उधर ही बन रहा है, उधर ही। अच्छा ये कैसे पता चला? हो सकता है यहाँ से बन के यहाँ गया हो, उधर बन रहा है, कैसे पता चला? जब इसको काटा गया, मान लो काट दिया गया टिप को, तो ये सीधा हो गया, बाद में भी नहीं लटका। मान ले अगर काट दे दें तो सीधा हो जाएगा, फिर बाद में लटकना चाहिए ना, अगर यहां से बन के गया होता। इससे ये पता चला कि बाबू ये शूट के टिप पे ही बन रहा है, शूट के टिप पे ही बन रहा है। और बाद में इन्होंने तो ये देखा, FW वेंट ने इसको ओट सीडलिंग्स से, ओट के प्लांट के सीडलिंग से इसको बाबू निकाला। और याद रखना एक्सट्रैक्ट किसने किया? FW वेंट। खोज किसने शुरू की? तो याद रखना चार्ल्स डार्विन एंड डार्विन दोनों लोग, ठीक है ना, याद रखना इसको। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? कोलियोप्टाइल मतलब वही स्टेम का जो टिप होता है, ठीक ठीक, याद रखना। अब दूसरा चलो, द बकेन जो भी कहो, फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय ए फंगल पैथोजन। एक बाबू फंगस था जिसका नाम था जिबरेला फ्यूजिकुरोई। क्या नाम था? ये तो बाबू हो गया पहला, क्या ये ऑक्सिन का बाबू था आपका। इसको हम अवेना कर्वेचर बोल रहे थे। ये जो है ना, देखो ध्यान से, ये जो कर्व बन रहा है इसको हम अवेना कर्वेचर बोलते हैं, अवेना, जहां से हम एक्सट्रैक्ट किया गया ऑक्सिन को। अब देखिए, एक बाबू फंगस था जिसका नाम था जिबरेला फ्यूजिकुरोई। और ये जिबरेला फ्यूजिकुरोई जो था वो राइस के सीडलिंग्स में, एक राइस में बाबू एक बीमारी पैदा करता था, जिसको हम बीमारी को कहते थे बकाने या बकेन। और फुलिश सीडलिंग मतलब कि तुमको दिखेगा कि उसमें बाबू राइस दिखेगा कि ऊपर से कि राइस है, लेकिन अंदर से नहीं, आप मूर्ख बन जाएंगे, फुलिश सीडलिंग। ई कुरोसोवा, यहाँ पे नाम किसका रखना है बाबू? E. Kurosawa 1926 reported the appearance of symptom of the disease in rice seedling when they were treated with sterile filtrate of the fungus. The active substance were later identified as gibberellic acid. क्या कहा? मान लो एक प्लांट है, उसको बकेन डिजीज हुआ है, तो उसमें जो फंगस था, फंगस का नाम क्या था? जिबरेला फ्यूजिकुरोई। हमने उस प्लांट को क्या किया? उस प्लांट का पेस्ट बना करके छिड़क दिया पूरे खेत में। उस प्लांट का पेस्ट बना के जब पूरे खेत में छिड़क दिया गया तो देखा गया सारे खेत में जितने राइस के प्लांट थे सब बीमार हो गए। और वो जो रीजन था उसमें, वो रीजन जो बाबू एक्टिव सब्सटेंस था उसमें, उस एक्टिव सब्सटेंस का नाम दिया गया आगे चल के जिबरेलिक एसिड। क्या नाम दिया गया? जिबरेलिक एसिड। तो जिबरेलिक एसिड बाबू किसने? ई कुरोसावा 1926 में। कौन सा फंगस जिम्मेदार था बकाने डिजीज के लिए? जिबरेला फ्यूजिकुरोई, याद रखना इसमें। तीसरी डिस्कवरी जो हुई बाबू, तीसरी जो काइनेटिन की डिस्कवरी हुई, देखते हैं। F. Scuse and his co-workers observed that from the internodal segment of tobacco stems, the callus, टोबैको के स्टेम से, है ना, इंटरनोड वाले पार्ट पे, उसको हम कैलस कहते हैं। एक मास है जो अनडिफरेंशिएटेड है, यानी कि अभी आगे चल के मैच्योर होगा ये, ठीक। proliferated only if in addition to auxin the nutrients medium was supplement with one of the following extract of vascular tissue, yeast extract, coconut milk or DNA. Miller et al. 1955 में later identified and crystallized the cytokinesis promoting active substance that they term kinetin। कह रहा है ऑक्सिन तो शूट टिप को बढ़ाता था, लेकिन ऑक्सिन के अलावा, ध्यान सुनना, ऑक्सिन के अलावा, ऑक्सिन रूट टिप को भी बढ़ाता था, शूट को भी बढ़ाता था। ऑक्सिन के अलावा अगर उस पौधे में हम वैस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं,
ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डाल दिए, कोकोनट मिल्क डाल दिए, डीएनए डाल दिए, तो भी उसके ग्रोथ में वृद्धि और तगड़ी हो रही है। और इससे पता चला ये जो डीएनए है, जो कोकोनट मिल्क है, कोकोनट का डीएनए है, जो बाबू ईस्ट का एक्सट्रैक्ट है या वैस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट है, इसमें एक एक्टिव सब्सटेंस पाया जा रहा है जिसका नाम है काइनेटिन, और बाद में साइटोकाइनिन कहा गया इसको। और ये प्रमोट कर रहा है ग्रोथ को। किसको? ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। किसने किया? स्कूज एंड मिलर, एफ स्कूज। लास्ट में आता है बाबू नेक्स्ट, चौथा, ड्यूरिंग मिड 1960 3 independent researchers reported the purification and chemical characterization of 3 different kind of inhibitors, inhibitor B। तो 3 रिसर्च में अलग अलग इनहिबिटर के नाम आए। एक है इनहिबिटर बी, एक एब्सिसन 2, एक डॉर्मिन। डॉर्मेंसी करवाता था तो डॉर्मिन बोल दिया, पत्ते गिरवाता था तो एब्सिसन 2 बोल दिया, ग्रोथ को इनहिबिट करता था तो इनहिबिटर बोल दिया, और बाद में इसका नाम रखा गया एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड याद रखना। लास्ट में देखिएगा, अब आता है लास्ट वाला हार्मोन HH, इथाइलिन की बात करेगा। HH cousins 1910 confirmed the release of a volatile substance from ripened oranges, पके हुए बाबू जो ऑरेंज थे, that hastened the ripening of stored, जो बढ़ा देते थे, hasten मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, बढ़ाते थे stored unripened bananas। कह रहा है कि एक केमिकल था, एकदम ध्यान सुनना, ये बाबू आपका पास ऑरेंज है, ऑरेंज में से केमिकल निकला, ऑरेंज में से केमिकल निकला। कैसा ऑरेंज था? पका हुआ, राइपेंड था, एकदम पका हुआ। इसमें से एक केमिकल निकला। इस केमिकल को अगर बाबू इस ऑरेंज को हम बनाना के पास रख दिए, किसके पास रख दिए? बनानास के पास रख दिए, और वो जो बनानास थे बाबू वो क्या थे? अनरिपेंड थे, यानी कच्चा थे। तो ये जो केमिकल था ना, ये इनको भी पका दे रहा था, और उसी का नाम रखा गया इथाइलिन। तो केमिकल बिना टच किए कैसे पका दे रहा है? तो ये पक्का गैस रहा होगा। क्या रहा होगा? गैस। इसी के नाम दिया गया इथाइलिन, अ गैसियस पीजीआर। लेट अस स्टडी सम ऑफ द, अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये था आपका 1910 में HH कजिन्स। तो HH कजिन्स ने 1910 में किसकी डिस्कवरी करी? इथाइलिन की जो कि ग्रोथ प्रमोटर है, क्या कि इनहिबिटर है, दोनों में आ सकता है, और बेसिकली इनहिबिटर होता है। अब देखिए 1960 में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हुए थे, जिसमें 3 केमिकल्स मिले, इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 एंड डॉर्मिन, और बाद में तीनों सेम थे। पता चला एब्सिसिक एसिड नाम दिया गया, कोई भी साइंटिस्ट का नाम नहीं मेंशन है। स्कूज एंड मिलर ने देखा कि ऑक्सिन के अलावा एक और है जो बाबू न्यूट्रिएंट मीडियम में प्रोवाइड करने पे वो बाबू ग्रोथ करवा रहा था, उसका नाम पड़ा काइनेटिन। ठीक है। इसके बाद आपने देखा बकाने डिजीज इसके होता था, किसकी वजह से? एक फंगस था जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, और ई कुरोसोवा ने एक्सट्रैक्ट किया जिबरलिक एसिड। और आपने देखा कि डार्विन के बेटे ने, फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन ने कैनरी ग्राम में देखा कि जो कोलेप्टाइल है वो सूर्य की तरफ मुड़ रहा था, और पता लगाया कि टिप में बाबू बन रहा है क्या? टिप में बन रहा है ऑक्सिन, और इस ऑक्सिन को FW वेंट ने एक्सट्रैक्ट किया ओट सीडलिंग से। तो ये बातें हो गई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट मतलब जो टॉपिक इसका है, मतलब अभी आधा पूरा समझ लो ना, वह 70%, ये 70% खत्म हो गया। कितना खत्म हुआ? 70% ये आपका खत्म हुआ। अब हम लोग बात कर रहे हैं, एक एक करके पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड होगा ऑक्सिन से शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे? ऑक्सिन पानी पी के आते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एक करके हम सारे हार्मोन्स पढ़ लेते हैं, जिसमें देखिए ध्यान से, इसका टॉपिक एनसीईआरटी में दिया है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो हम इसे जनरली पीजीआर कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी प्लांट के ग्रोथ को कम करने वाला या ज़्यादा, मतलब कम तो नहीं कर सकता ग्रोथ को, यानी रोकने वाला या तो बढ़ाने वाला। तो रेगुलेटर हो गया। रेगुलेटर मतलब बताया था ना मॉलिक्यूलर में कि जीन को ऑफ ऑन करना रेगुलेशन, तो उसी तरह ऑन ऑफ मतलब यहाँ पे बड़ा करना या फिर रोक देना, है ना। तो 2 तरह के यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होंगे। एक होगा जो ग्रोथ को प्रमोट करेगा, उसे हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, और होता है ना जो उसके ग्रोथ को रोक देगा, उसे बोलेंगे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। चलिए देख लेते हैं। अब ध्यान देखिए, हमने यहाँ पे 5 हार्मोन्स देखे थे। पहला था ऑक्सिन, दूसरा
क्या था, दूसरा था हम लोग का बाबू जिबरलिन, और तीसरा क्या था, तीसरा साइटोकाइनेंस, और वो इथाइलिन, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे एब्सिसिक एसिड। तो ये 5 पढ़ लेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि यहाँ के इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, फंक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो ऑक्सिन के और जिबरलिन के ही कंफ्यूजिंग होते हैं, बाकी सब आसान होता है। तो इन दोनों का मैं एक छोटा सा घटिया सा ट्रिक बनाया हूँ, ठीक है ना। मतलब ट्रिक कोई भी पहली बार पढ़ो तो अजीब लगता है, घटिया से क्या यार क्या बना दिए, लेकिन ना बाबू जब 2-3 बार पढ़ोगे तो वही अच्छा लगने लगता है और वही याद रह जाता है। तो ट्रिक मैं 5 का ट्रिक बना सकता था, लेकिन नहीं, जरूरत नहीं है। आप और 5 का जो भी मतलब कि बाकी 3 जो है ना, उनकी प्रॉपर्टी जो है उनके नाम से मैच करती है, आप उससे थोड़ा सा सीख करके ऐसे ही पढ़ सकते हो, लेकिन ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो ये देख लेते हैं, चलिए। ऑक्सिन बाबू, सुंदर सा देखो एनिमेशन यहाँ पे है, ऑक्सिन। चलिए, ऑक्सिन फ्रॉम ग्रीक ऑक्सेन टू ग्रो was first isolated from human urine। अब देखो कहते सर ह्यूमन यूरिन में कहाँ से आ गया, तो प्लांट का पार्ट है, तो हो सकता है कोई प्लांट खाया हो ह्यूमन, उसके बाद उसके यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया गया हो पहला। द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड। चलिए आगे आप, सबसे पहला जो ऑक्सिन है बाबू देखिए, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, और एक है बाबू, ठीक है ना, एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज। अभी हम देखेंगे आगे चल के और डिटेल में कि नेचुरल ऑक्सिन होता है, क्या होता है, नेचुरल ऑक्सिन होता है, और सिंथेटिक भी होता है, ठीक है, दोनों देखेंगे, फिलहाल बस ओवरव्यू दे रहा है, ठीक। दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपिक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट। तो ये लोग कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लो ये है बाबू आपका कोई भी एम्ब्रियो है, तो इससे प्लूम्यूल से बाबू यहाँ पे सूट निकल रहा है और यहाँ से रूट निकल रहा है, तो सूट के एपेक्स पे और रूट के एपेक्स पे ये जनरली देखे जाते हैं। दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन, और जहां पे जरूरत होती है वहां से माइग्रेट कर जाते हैं। बनते कहाँ है, टिप पे। ऑक्सिन लाइक IAA एंड IBA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला हो गया IAA और बाबू दूसरा हो गया IBA, यानी कि इंडोल ब्यूटरिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड। देख लो, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और बाबू इंडोल ब्यूटरिक एसिड, ये दोनों बाबू जो है इन्हें प्लांट से ही आइसोलेट किया गया है, यानी कि नेचुरल हैं। ये क्या है बाबू, नेचुरल। तो नेचुरल ऑक्सिन के 2 एग्जांपल हो गए, एक हो गया IAA और दूसरा हो गया IBA। ध्यान से, एकदम ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से सुनना। ये हो गया नेचुरल ऑक्सिन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटरिक एसिड। ओके, अब आता है बाबू 2 एग्जांपल और जो एनसीईआरटी में दिया है, वो है एग्जांपल किसका, सिंथेटिक, जो लैब में बनाया गया है। तीसरा है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ना, ठीक है ना, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक, एंड 2,4-D नंबर्स लग रहा है, नंबर है तो पक्का लैब में बनाया गया होगा बाबू। डी का मतलब क्या, यहाँ पे डी से डाइकॉट याद कर लो, क्यों अभी आगे बताएंगे। तो 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, ठीक, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक आर सिंथेटिक, ये दोनों क्या है, सिंथेटिक। तो इसे कैसे याद करेंगे बाबू, IAA IBA वो दोनों नेचुरल है। यहाँ पे लिखा है ना मतलब ऐसे समझो कि ना, नो ये तो हो ही नहीं सकता नेचुरल, नो नेचुरल, एन फॉर है ना। और इसके बाद 2,4-D नंबर है तो समझ लो नेचुरल ही, सॉरी सिंथेटिक ही होगा। 2,4-D, डी मतलब डाइकॉट। अभी हम देखेंगे कि डाइकॉट जो वीड होते हैं उनको मारने के लिए यूज होता है ये वीडिसाइड। ऑल दीज ऑक्सिन्स हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारे का यूज होता है एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट रूट को, सब्जी वब्जी को उगाने के लिए, ठीक है ना, बहुत तगड़ा, एक्सटेंसिवली बहुत सारे यूज होते होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आएगा विच हार्मोन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, तो आपको टिक करना है ऑक्सिन। तो पहला क्वेश्चन अलर्ट आपके सामने है, पहला ऑक्सिन का जो फंक्शन है एकदम रट लो बाबू, वो क्या है, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ओके। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि मतलब वही फ्रूट और वेजिटेबल्स को उगाना। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला एकदम ध्यान से, दे हेल्प इन इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग एंड एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपगेशन। पहला जो प्रॉपर्टी, इसको हम समझा देते हैं आपको, इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। ध्यान सुनना, मान ले आपने स्टेम कट किया, जैसे आपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं ना, किसी भी चीज का स्टेम काट करके जमीन में गाड़ दो तो नया पौधा उग जाता है, बोलो यस, हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं उसको। तो हमने क्या किया, स्टेम काटा और जमीन में गाड़ दिया, तो ऑक्सिन की वजह से ही उस कट जो स्टेम है, मान लो काट के रहे तो उसमें से रूट इनिशिएट होगा। ध्यान समझना, इसका मतलब पहली बार समझोगे आप। तो दे हेल्प टू इनिशिएट रूट इन स्टेम कटिंग एंड एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपगेशन, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट
ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग, एग्जाम्पल इन पाइनएप्पल्स। ऑक्सिन क्या करता है, अब देखो पाइनएप्पल का दो जगह नाम है, दोनों में हम आपको अंतर समझाएंगे। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में दूसरा इसका फंक्शन, पहला फंक्शन क्या था, पहला फंक्शन था इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, दूसरा फंक्शन है ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, एक जगह आएगा और, लेकिन वहां पे इनिशिएट करता है, यहां पे प्रमोट करता है, ध्यान समझना अंतर को, ठीक है। तीसरा फंक्शन देखिए, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट। वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, जो नए लीफ है, नए फल है, नए फूल हैं, उनको बाबू गिरने नहीं देता है, लेकिन जो ओल्ड हो चुके हैं, जो झूठ में अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उनको कोई अब उनका कोई काम नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो या तो कोई फ्रूट है जो खराब हो चुका है, सड़ चुका है, खत्म गल चुका है, तो उनकी जरूरत नहीं है, तो उनको गिरा देता है, तो बूढ़े लोगों को हटा देता है, जवान लोगों को रोक लेता है। ये कौन करता है, ऑक्सिन का तीसरा फंक्शन। ऑक्सिन का पहला फंक्शन नोट कर लो कहीं डायरी में, पहला फंक्शन क्या है बाबू, पहला ये है कि इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, दूसरा है इट प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, तीसरा क्या है प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट द एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है गिराना, याद रखना, एब्सिशन का मतलब होता है गिराना, चाहे पत्ता हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, गिरा देता है। ओके नेक्स्ट, इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। अब ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, शायद मैं इसमें चिपकाना भूल गया हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। इन मोस्ट हायर प्लांट्स में, कई सारे हायर प्लांट में, द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, अ फिनोमिनल कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। देखिए ध्यान से होता क्या है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जैसे प्लांट है, एकदम ध्यान से देखना, एनसीईआरटी का डायग्राम मैं उतार दे रहा हूँ, यहाँ पे छूट गया है, मैंने इसमें चिपकाया नहीं जल्दी में। चलिए देखो अब यहाँ पे कोई बड है, यहाँ पे क्या है, कोई बड है, एकदम ध्यान से देखना, और बडी ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ बड है, यहाँ पे छोटा बड है, यहाँ पे छोटा बड है, ठीक, ध्यान देखना, यहाँ पे छोटा बड है, यहाँ पे छोटा बड है, एकदम ध्यान से प्यार से मोहब्बत समझना। होता क्या है बाबू, होता क्या है, हम समझा रहे हैं आपको एपिकल डोमिनेंस क्या है ना। अब देखो क्या है बाबू, ये यहाँ पे जो बड है ना, ध्यान देखना, यहाँ पे बड है, ग्रोथ हो रही है इस बड की अच्छे से, लेकिन इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, इसको हम बोलते हैं ना एपिकल डोमिनेंस। क्या बोलते हैं, एपिकल। अब लेकिन देखो होगा क्या, अगर हम इसको काट दें, अगर हम इसको काट दें, यानी कि इसे हम बोलते हैं डीकैपेसिटेशन, ठीक है, इसको हम काट दें, अब क्या होगा, ये बड अच्छे से ग्रो करने लगेंगे, लेटरल बड अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। ध्यान सुनना एकदम, जो सूट के एपेक्स पे बड है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो ये दोनों ग्रो नहीं करेंगे, और अगर ऊपर आपने काट दिया, जो उसको काटेंगे उसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो मतलब उसको काटने के प्रोसेस को बोलते हैं डीकैपेसिटेशन। तो उसको जब काट दिया आपने, तो अब अगल बगल के जो बड है वो बड़े हो जाएंगे। आप एनसीईआरटी में डायग्राम देख सकते हैं अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, रिमूवल ऑफ शूट टिप, अगर शूट टिप को हटा दें, इसको बोलते हैं डिकैपेसिटेशन। यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, तो अब लेटरल बड जो है ग्रो कर जाएंगे। इट इज वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन, तो हेज मेकिंग में, जैसे टी प्लांटेशन में जो है हम सोचते हैं कि खूब ज़्यादा फैल जाए, उधर अगल बगल से खूब पत्तियां निकले, इसीलिए वहाँ पे हेज मेकिंग, यानी खूब अच्छे से झाड़ियाँ टाइप की, खूब मतलब खूब घना पत्ता होता हमको चाहिए ना, टी के प्लांट के, टी लीव्स ही तो हम पीते हैं चाय के रूप में, तो इसीलिए वहाँ पे ये यूज होता है, याद रखना, टी प्लांटेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो नेक्स्ट, ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो, तो टोमेटो में पार्थिनोकार्पी क्या होता था बताओ, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, उसी को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, ठीक है। दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड। अब देखो ध्यान से, ऑक्सिन बाबू, ऑक्सिन जो है वो वाइडली यूज होते हैं, किसमें, हर्बिसाइड में यूज होते हैं, हर्ब को मारने के लिए। हर्ब मतलब किस हर्ब को मारते होंगे, जो अनवांटेड होता होगा, मतलब देखो, दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। एग्जांपल के तौर पे दिया है 2,4-D, ठीक है ना, 2,4-D बाबू जो है, बाबू आपको पता ना 2,4-डाइएसिटाइल वाला, वाइडली यूज्ड टू किल डाइकॉट। तो D4 डाइकॉट याद कराए थे, वीड, तो डाइकॉट वीड को ये किल करता है, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट। लेकिन मोनोकॉट को कोई भी, मतलब एक मान लो कि एक बाबू खेत है, उसमें आपने मोनोकॉट प्लांट लगाए हुए हैं और गलती से बीच में डाइकॉट प्लांट जाम गया है, तो आप क्या करेंगे, उसमें 2,4-D का छिड़काव कर दीजिए, जितने भी डाइकॉट है सब मर जाएंगे। इट इज यूज टू प्रिपेयर अ वीड फ्री लॉन। इससे क्या करेंगे आप, एक गार्डन में एक वीड फ्री लॉन, यानी कि जिसमें कोई भी डाइकॉट का वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट नहीं रहेगा।
अनवांटेड प्लांट नहीं रहेगा। ऑक्सिन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जाइलम को भी डिफरेंशिएट करने में, जाइलम को मैच्योर करने में भी ऑक्सिन का ही हाथ होता है, ये भी बात याद रखेंगे। और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। तो ट्रिक मैंने क्या बनाया है इसको लेकर के, एकदम अच्छे से देखना, हंसना मत बाबू, एकदम ध्यान से देखना इसको। चलो, मैंने लिखा है हे पार्थ। पार्थ मतलब क्या होता है, मतलब जैसे आपने देखा ना, कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते थे तो कहते थे हे पार्थ। तो पार्थ का मतलब शायद शिष्य होता है, ठीक है ना, मित्र भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। तो हे पार्थ, फ्लावर अब एक्स को आप दें। एक्स मतलब जान रहे हो बाबू, आपका जो कोई पुराना साथी रहा होगा, ठीक। अब आपका कोई नया साथी नहीं मिल रहा है, तो आपको अब जो फूल है वो किसको देना पड़ेगा, वो एक्स को ही देना पड़ेगा। तो आप क्या कह रहे हो, हे पार्थ, फ्लावर अब एक्स को आप दें, ठीक है ना। तो हे को भूल जाओ, हे को भूल जाओ, हे तो बस ऐसे ही है बाबू, एक है ना, ये तो ऐसे ही है। हे फिर से बोलो, बोलो हे पार्थ, फ्लावर अब एक्स को आप दें। फ्लावर अब एक्स को, तो पार्थ मतलब पार्थिनोकार्प, एकदम बढ़िया बनाया मैंने, ध्यान देखना। पार्थ मतलब पार्थिनोकार्प, यानी ऑक्सिन जो है वो टोमेटो में पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करता है। पार्थिनोकार्पिक वर्ड आई जाए सीधे मार देना ऑक्सिन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्लावर, तो फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। अब मतलब होता है एब्सेशन, अब का मतलब क्या है, एब्सेशन मतलब लीफ। और मैंने आपको याद करवाया है बाबू याद करवाया है कि एब्सेशन का मतलब होता है गिरा देना। और ऑक्सिन में याद रखना है कि जवान लोगों को रखना है, नए फूल पत्तों को रखना है, पुरानों को गिरा देना है। तो आप एक्स को दे रहे हो फूल, क्यों दे रहे हो, क्योंकि उसको भगाना है, जाओ भाई अब निकलो, तुम फूल लो, जाओ निकलो, ठीक है। तो जो बुढ़े हैं उनको हटाना है। तो हे पार्थ, फ्लावर अब एक्स, एक्स का मतलब होगा जाइलम डिफरेंस, एक्स मतलब जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। आप का मतलब होगा एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस वाला अगर आएगा कि एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से होता है, तो समझ जाना एपिकल डोमिनेंस इसी की वजह से होता है। ऑक्सिन की भी, ऑक्सिन जो है टिप पे ग्रो करता है, तो टिप को ही बस ग्रो को प्रमोट करता है, ग्रोथ को, तो एपिकल डोमिनेंस होता है। लेकिन डी मतलब है, दे मतलब डीकैपेसिटेशन, अगर आप डीकैपेसिटेशन कर दो तो एपिकल डोमिनेंस खत्म कर सकते हैं, एपिकल डोमिनेंस। तो कितना अच्छा सुंदर सा मस्त सा ट्रिक है। तो हे पार्थ, बोलो बोलो, हे पार्थ, फ्लावर अब एक्स को आप दे, यहाँ पे लिखा है पार्थ मीन्स पार्थिनोकार्पिक, फ्लावर मीन्स प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, अब मीन्स एब्सेशन ऑफ ओल्ड लीव्स एंड फ्रूट्स, आप मीन्स एपिकल डोमिनेंस, दे मीन्स डिकैपेसिटेशन, रिमूवल ऑफ शूट टिप। बस हो गया, इतना आसान हो सकता है। कभी सोचा था क्या आपने, मैं हूं ना, काहे टेंशन लेते हो। जिबरलिन, जिबरलिन आर अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी पीजीआर, ये भी एक प्रोमोटरी पीजीआर है। There are more than 100 gibberellins reported from widely different organisms such as fungi and higher plant. तो मतलब 100 से ज़्यादा बाबू जिबरलिन बाबू हार्मोन्स हैं जो कि डिफरेंट प्लांट, हायर प्लांट्स और डिफरेंट फंजाई से निकाले गए हैं, एकदम ध्यान से देखना। They are denoted as GA1, उनको हम GA1, GA2, GA3 ऐसे नाम देते हैं। हाउएवर सबसे जो मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो पहला जो है वो है GA3 है। फर्स्ट जिबरलिन टू बी डिस्कवर्ड एंड रिमेन द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म, तो सबसे ज़्यादा स्टडी हम इसी के बारे में करते हैं। ऑल जिबरलिक एसिड या जिबरलिन आर एसिडिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे एसिडिक होते हैं जिबरलिन, इसीलिए जिबरलिक एसिड भी कह देते हैं। दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द प्लांट, तो इनके फंक्शंस क्या है देख लेते हैं। देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस इन यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक। तो बाबू ध्यान से देखना, जो ग्रेप्स होते हैं ना, अंगूर, उनके स्टॉक्स, उनके जो ना ऐसे डंडियां होती हैं, उनको लंबा करने में हेल्प करते हैं। लंबा करने का फायदा क्या है, अरे लंबा करने पे ज्यादा अंगूर आएंगे ना उस पे, समझना। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है अंगूर का है, ग्रेप्स स्टॉक को बढ़ाने का, ठीक है। दूसरा, जिबरलिन कॉजेज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप, यानी कि एप्पल का जो शेप है उसको इम्प्रूव करता है, उसको बड़ा करता होगा, और ज़्यादा उसमें माल इकट्ठा होता होगा तो और अच्छा हो जाता होगा। नेक्स्ट, दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस, बुढ़ापे को डीले कर देते हैं। बुढ़ापे को डीले करने का मतलब क्या है, ध्यान समझना एकदम प्यार से इसको, मतलब क्यों डीले सेनेसेंस जो होता है अच्छा होता है। देखो डीले सेनेसेंस, इसका मतलब ये होता है ना कि मान लो आम पक गया है, ध्यान देखना, आम पक गया है। अब बाबू जब आम पक जाएगा तो तुरंत गिर जाएगा,
तुरंत गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा पेड़ का। तो अगर डिले हो गया है तो आम देरी से पकेगा, आम देरी से पकेगा, और जब आम देरी से पकेगा तो काफी देर तक, काफी देर तक, तो काफी देर तक रहेगा। अगर 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 बाबू वो आम जो है वो देरी से पकेगा तो काफी देर तक पेड़ पे रहेगा और फायदा होगा कॉमर्शियली भी उसका भी, ठीक है, याद रखना। तो डिले से इन सेंस फायदा होता है। 10 द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, ठीक है ना, ताकि उसका मार्केट पीरियड बढ़ाया जा सके। अब देखो लास्ट में क्या लिखा है, GA3 इज यूज्ड टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, ठीक है। माल्टिंग जो प्रोसेस होता है, जैसे आप जहाँ पे ड्रिंक व्रिंक बनाते हैं वहाँ पे माल्टिंग एक प्रोसेस होता है बाबू, तो हम कह सकते हैं ये स्पीड अप करता है उसको, ठीक है ना, उसको मतलब उसका रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। माल्टिंग और बोल्टिंग दो प्रोसेस है, याद रखना जिबरलिंग में दो आएगा, माल्टिंग और बोल्टिंग, माल्टिंग एंड बोल्टिंग, ठीक है ना। चलिए अब देखिए माल्टिंग होता क्या है ना एक्चुअल में, जैसे कि क्या है कि जो ब्रीवर्स इंडस्ट्री जो होती है, जैसे जहाँ पे ड्रिंक बनाई जाती है, तो वहाँ पे जब चीज़ों को सड़ाया जाता है ना, तो माल्टिंग का मतलब ये होता है कि उसमें कितना ज़्यादा स्टार्च पैदा कर दें, मतलब कि उसमें कितना जल्दी उसको डिकम्पोज करा दे, उसमें माल्टिंग। तो जिबरलिन उसको बढ़ा देता है रेट को, ठीक है। अब देखो शुगर कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन द स्टेम। सबको पता है कि शुगर केन के पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सुक्रोज होता है। Spraying sugarcane crop with gibberellin increase the length of the stem, thus increasing the yield by as much 20 टन पर एकड़। कह रहा है कि अगर जिबरलिन, हाँ अगर जिबरलिन का छिड़काव हम शुगर केन पे कर देना तो उसका स्टेम जो होगा इतना लंबाई बढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा ये लंबाई को बढ़ा रहा है बाबू, जैसे आपने देखा ग्रेप के स्टॉक को बढ़ा रहा है, जैसे आपने देखा सेब की लंबाई इसके सेब को बढ़ा रहा है, आपने देखा कि ये गन्ना यानी कि जो हम मीठा डंडा कहते हैं इसके लेंथ को बढ़ा रहा है, और लेंथ बढ़ेगा तो उसमें रस बढ़ेगा, यानी कि उसका जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगी, डाटा याद रखना, 20 टन पर एकड़ बढ़ सकता है। अब देखो स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विथ जिबरलिक एसिड हैसेन, हैसेन मतलब होता है इंक्रीज द मैच्योरिटी पीरियड दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो अगर आप कॉनिफर्स या मतलब कॉनिफर्स में बाबू जो जिम्नोस्पर्म वगैरह है उसमें अगर इसका छिड़काव किया जाए तो जल्दी से सीड प्रोडक्शन हो जाएगा, जल्दी से। मान लो अनफेवरेबल कंडीशन आने वाला है, आप चाहते हो सीड जल्दी बन जाए तो आप थोड़ा इसको छिड़काव कर दो, जल्दी ही बन जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फ्रूट जल्दी, सीड जल्दी आ जाएगा। जिबरलिन्स ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग, यानी बोल्टिंग का मतलब होता है इंटर नोड इलोंगेशन जस्ट प्रियर टू फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग के पहले इंटर नोड का इलोंगेशन कर देगा ताकि अच्छे से चीजें हो सके, फ्लावरिंग फ्रूट जा सके। इन बीट कैबेजेस एंड मेनी प्लांट विथ रोजेट। बाबू रोजेट हैबिट का मतलब होता है ना कि जिसमें ऐसे ऐसे फूल जो होते हैं, पत्ते जैसे गोल गोल आते हैं, सर्कल में आते हैं, उसे रोजेट हैबिट कहते हैं। जान लेना इस बात, जैसे कैबेज हो गया, हुआ, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। तो ये इसके फंक्शन है। इसका ट्रिक मैंने क्या याद रखा है, याद कराया है। इसका ट्रिक याद रखना, पद्मा, पद्मा बहुत लंबी थी, ऐसा देखो। तो पद्मा एक लड़की थी जो लेंदी थी, है ना, पद्मा लेंदी, याद रखना। पद्मा क्या थी, लंबी थी, लेंदी थी। कैसे याद रखना है, P for promote bolting, P for promote bolting, P for promote bolting, D for delay senescence, delay senescence, M for malting, तो पद्मा, ठीक है ना। M for क्या, P for क्या हो गया, प्रमोट बोल्टिंग, डी फॉर हो गया डिले सेनेसेंस, एम फॉर हो गया क्या आपका, एम फॉर हो गया माल्टिंग, और ए फॉर हो गया एप्पल। ए फॉर क्या होता है, सब जानते हैं, एप्पल का शेप, यानी उससे रिलेटेड है कुछ। लेंदी, लेंदी में कई चीजें आ जाएंगी। लेंदी में बाबू आपका याद करना है कि शुगर को बढ़ाता था, ग्रेप्स को, और इसमें शुगर केन को, ग्रेप्स को, ये सब चीजें बढ़ाता था। लेंदी मीन्स लेंथ ऑफ ग्रेप्स एंड शुगर केन, ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक। तो ये याद रखना, पद्मा लेंदी थी, ये हो गया आपका क्या, जिबरलिन। अब आता है बाबू साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस देख लेते हैं। साइटोकाइनेंस हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब याद आ रहा होगा सेल डिवीजन में, एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। इसको काइनेटिन के रूप में डिस्कवर किया गया था। है क्या ये, इट इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन। एक प्यूरिन है बाबू, ध्यान समझना। प्यूरिन में बताया था, प्यूरिन जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन दो तरह के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। तो ये काइनेटिन जो है एक्चुअल में एक एडेनिन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग। हेरिंग का मतलब होता है बाबू फिश, एक फिश है,
उसमें से इसको कहाँ से पहले निकाला गया था, स्पर्म डीएनए, ठीक है, उसके स्पर्म के डीएनए से, यानी कि फिश के स्पर्म के डीएनए से निकाला गया था काइनेटिन को। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट, ये नेचुरली नहीं होता है प्लांट में। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंसेस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज लेड टू द आइसोलेशन ऑफ जियाटिन। तो सबने सोचा कि काइनेटिन जो है अगर वो प्लांट में नहीं होता है तो उसके जैसा कुछ होता होगा, तो काइनेटिन के जैसा सब्सटेंस खोजा जाने लगा और देखा गया जियाटिन मिला। क्या मिला? काइनेटिन जैसा जियाटिन मिला प्लांट में। और कहाँ कहाँ मिला? कॉर्न के कर्नल्स में, ठीक है ना, कॉर्न के कर्नल से मिला, कोकोनट के मिल्क में मिला, ठीक है ना, ये सब चीजों में आपको जियाटिन मिला। अब देखो हुआ क्या, सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड्स विद सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो इनमें से जो चीजें मिली ना, उनका एक काम था, क्या काम था, वो सेल डिवीजन को प्रमोट करते थे, यानी सेल डिवीजन को बहुत तेज कर देते थे। नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर synthesized in region where rapid cell division occurs। तो नेचुरल जो बाबू थे, जो नेचुरल साइटोकाइनेंस थे, वो सिंथेसाइज्ड इन रीजन वेयर, वहीं पे बनते थे जहां पे सेल डिवीजन बहुत तगड़े से होता है। तो साइटोकाइनिन का मतलब ये साइटोकाइनेसिस, और इस सेल डिवीजन को बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए ध्यान से देखें, कहाँ कहाँ पे मौजूद होता है, रूट एपेक्स, यानी कि जहाँ पे रूट का एपेक्स है, रूट का किनारा, डेवलपिंग सूट बड, जहाँ पे सूट बड यानी कि जहाँ पे एक्टिवली सेल डिवीजन हो रहा है, यंग फ्रूट, ठीक है ना, जहाँ पे नए नए फ्रूट बन रहे हैं, तो यहाँ पे साइटोकाइनिन्स पाए जाते हैं। इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्या फंक्शन क्या हो गया, ये न्यू लीव्स, नए पत्तों को ये बनाएगा, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट, लीफ में क्लोरोप्लास्ट को ये बनाएगा। लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, यानी कि लेटरल शूट बनाएगा, लेटरल शूट। बाबू देखो होता क्या है, इसी को हम कह सकते हैं ना इसको हम एडवेंटिशियस भी कहते हैं। अब कहते हैं सर एंड लिखा है, लेकिन समझो अगर बाबू हम क्या करेंगे, ऊपर का जो शूट की कटिंग कर देते थे तो अगल बगल से जो है बाबू बर्ड्स निकलते थे, इसी को हम एडवेंटिशियस शूटिंग कहते हैं। तो याद रखना, न्यू लीव्स बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट उसमें बनाएगा, लेटरल शूट या एडवेंटिशियस शूट को बनाएगा, और साइटोकाइनिन्स हेल्प ओवरकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी तो ऑक्सिन जो होता है बाबू, ऑक्सिन बाबू एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, और साइटोकाइनिन जो है इसको ओवरकम करता है, यानी अपोज करता है। एकदम ध्यान से क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल भी बाबू मेरे पास आना मत कि एनसीईआरटी में नहीं दिया, सब दिया हुआ है। तो याद रखना एपिकल डोमिनेंस, क्योंकि बाबू देखो आपने ना लेटरल बर्ड का ग्रोथ करा रहा है, और वो जो ऑक्सिन होता था वो सिर्फ एपेक्स वाले को, सूट के जो एपेक्स पे था ना, सूट का जो किनारा था उस पे बस ग्रो कराता था। तो एपिकल डोमिनेंस को वो बढ़ावा देता है, और ये घटावा नहीं कह सकते, तो इसको हम ओवरकम कह रहे हैं, ठीक है। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। तो ये भी बाबू यानी कि तीनों में हम कह सकते हैं डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस तीनों कर रहे हैं, ठीक, याद रखना है इसको। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, सबसे पैदम छोटा सा है ना, ये देखो इसमें क्या है कि ये क्या करेगा, पहले कहाँ कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे एक्टिवली सेल डिवीजन होंगे, और दूसरी बात इसके फंक्शन क्या है, नए पत्ते बनवाएगा, नए पत्तों में क्लोरोप्लास्ट ले आएगा, और लेटरल शूट का ग्रोथ करेगा, और लेटरल शूट बड का अगर ग्रोथ कर रहा है, यानी कि जो आपका एपिकल डोमिनेंस है उसको रोक रहा है, ठीक। और एक लास्ट है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट को जहां जरूरत होगा वहां पे मोबिलाइज करा देगा, और जो लीफ है ना, जो लीफ है उसका सेनेसेंस में हेल्प करेगा, डिले करवा देगा। चलिए अब आता है इथाइलिन, चौथा नंबर पे आ गया इथाइलिन, एकमात्र ओनली गैसियस पीजीआर। याद रखना एकमात्र है जो गैस फॉर्म में होता है, गैसियस स्टेट में होता है, गैसियस, क्योंकि C2 इथाइलिन कार्बन 2 और गैस ही होगा। इथाइलिन इज सिंपल गैसियस पीजीआर, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड रिपनिंग फ्रूट्स। अब देखो इसमें होगा क्या, तो कह रहा है इथाइलिन जो होता है ये बनता है लार्ज अमाउंट में ऐसे टिश्यूज को जो बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है ना, जो पक रहे हैं, ठीक है ना, बूढ़े हो रहे हैं और पक रहे हैं। इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। तो अब देखो क्या क्या कराता है, ये सीडलिंग का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है, पहला ही फंक्शन मिल गया, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है सीडलिंग का। स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। दूसरा क्या है, स्वेलिंग ऑफ
एक्सिस, एकदम नोट कर लो और रट्टा मारो, कोई भी शॉर्टकट नहीं है इसका। एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन, एकदम वर्ड टू वर्ड याद रखना है, एपिकल हुक फॉर्मेशन। 2 मैंने याद करा दिया है, 2-3 ये आप याद कर लो। नेक्स्ट, इथाइलिन प्रमोट senescence and abscission of plant organs especially of leaves and flower। याद रखना इथाइलिन बाबू क्या करता है, एब्सिशन को प्रमोट करता है, एब्सिशन को यानी पत्तों को गिरा देगा, और सेनेसेंस को प्रमोट करता है, सेनेसेंस को बढ़ावा देता है, ठीक है ना, सेनेसेंस को बढ़ावा देता है, डिले नहीं करवाता है, ठीक है। ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, तो लीफ और फ्लावर को गिराने का इसका मेन काम होता है, ठीक। नेक्स्ट, इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट रिपनिंग, यानी फ्रूट को, है ना, उसको पकाने में, याद रखना इथाइलिन काम होता है फ्रूट को पकाना, बढ़ावा देना, गिरवा देना। इट इनहेंसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग रिपनिंग ऑफ द फ्रूट, तो उनको पकाने के लिए बाबू ये रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देगा। दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। तो इथाइलिन आसान हो जाता है क्योंकि इसमें से यही क्वेश्चन बनता है, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, ठीक है। इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी। अब देखो इथाइलिन का एक और फंक्शन तगड़ा वाला आ गया, क्या आ गया कि ये जो है ना सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता है, यानी कि सीड अगर डॉर्मेंट स्टेट में है तो उसको जर्मिनेट करवा देगा, ठीक है। इनिशिएट जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन स्टेट करेगा इन पीनट सीड, पीनट के सीड को जर्मिनेट करा सकता है। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, तो जो भी सीड है ना जो डॉर्मिनेंट जो डॉर्मेंसी में है, जो अभी ग्रो नहीं कर रहे, उनको ये इनिशिएट करवा देगा ग्रोइंग। इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड या पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। इथाइलिन जो होता है वो डीप वाटर जो राइस प्लांट है बाबू, डीप वाटर जो पानी में डूबे रहते हैं राइस के प्लांट, उसमें जो है उसमें क्या कराएगा, रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन, ताकि उनके कुछ पार्ट जो है पानी के बाहर आ जाए और वो सांस वांस अच्छे से ले सके। तो याद रखना, इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड या पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर। इट हेल्प लीव अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन एबव, ताकि, हाँ समझना इस बात को, मैंने बताया ना कि देखो पानी में डूबा हुआ है राइस का प्लांट, पानी में ही रहता है, बाढ़ हो जाता है, पानी में ही वो होता है अच्छे से, तो पानी के ऊपर उसके पत्ते आ सके ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके, तो इसके लिए वो इथाइलिन जिम्मेदार होता है। एकदम अच्छे से याद रखना इस बात को। ओके, नेक्स्ट, इथाइलिन also promote root growth and root hair formation, thus helping the plant to increase their absorption surface। तो रूट ग्रोथ और रूट के हेयर का फॉर्मेशन ये करता है। और याद रखो बाबू, ऑक्सिन भी करता था, लेकिन ऑक्सिन रूट हेयर फॉर्मेशन नहीं करता था, ऑक्सिन जो है वो सिर्फ रूट के ग्रोथ करता था, रूट और शूट। thus helping the plant to increase their absorption। तो पूछेगा आपसे कौन सा हार्मोन है जो रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो इथाइलिन, ठीक है। Ethylene is used to initiate flowering and for synchronizing fruit set in pineapple। देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देखो, हमने इसके पहले देखा था जिबरलिन। जिबरलिन के बारे में मैंने बोला था, याद कर लेना, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है जिबरलिन। अगर दूसरा कोई पूछे यहाँ पे इथाइलिन के बारे में एक शब्द बताइए, इथाइलिन, तो कह देना इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। दोनों में अंतर है, याद रखना, पाइनएप्पल से 2 लोग को याद रखना है आपको, एक इथाइलिन को और एक किसको, जिबरलिन को। तो जिबरलिन क्या करता है, प्रमोट करता है फ्लावरिंग को पाइनएप्पल में, और इथाइलिन क्या करता है, ई से इथाइलिन, ई से इनिशिएट, याद रखो, इथाइलिन इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ओके, इट ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग, मैंगो में भी। Since ethylene regulates so many physiological process, it is one of the most widely used PGR in agriculture। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बनता है extensively used in agriculture and horticulture both, तो आपको ऑक्सिन को टिक मारना है, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर पूछे तो आप इसको टिक मार सकते हो। The most widely used compound as source of ethylene is इथाफोन। तो इथाइलिन के रूप में जो सबसे ज्यादा यूज होता है बाबू वो इथाफोन है। Ethaphone is an aqueous solution, is readily absorbed and transported within the plant and release ethylene slowly। तो इसको जब हम छिड़कते हैं, जब इथाफोन को हम किसी प्लांट के ऊपर छिड़कते हैं, कहीं भी फ्लावर के ऊपर, फ्लूट के ऊपर, तो उसमें से इथाइलिन सीक्रेट होता है। इथाफोन
हैसेंस, हैसेंस मतलब इंक्रीज फ्रूट रिपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल एंड एक्सेलरेट एब्सिशन इन फ्लावर एंड फ्रूट। तो क्या करता है इथाइलिन, क्या करता है, सबको पता है कि ये क्या करेगा, तुरंत उनको पका देगा, बुढ़ापा ला देगा और उनको फिर प्लांट से गिरा देगा, ठीक है ना। थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट, इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकम्बर्स देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड, ठीक है ना। तो फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है ये कुकुम्बर में बात करें तो, और क्या होगा इससे उनकी यील्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि फीमेल फ्लावर बढ़ेंगे तो उसमें ओव्यूल्स आएगा तो वो जल्दी ग्रो करेंगे, पॉलिनेशन के बाद ये सब चीज़ें होंगी। तो ये इसके फंक्शंस है। एब्सिशन, तो देखो ये सब ना बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि तुमको याद नहीं होगा, वो दोनों कष्टदायी थे, ऑक्सिन जिबलिन याद करा दिया मैंने। एज मेंशन्ड अर्लियर, एब्सिसिक एकदम वो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक मतलब क्या होता है, गिराना, वॉज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी। तो बेसिकली इसका काम होता है एब्सिशन और डोरमेंसी को रेगुलेट करना। But like other PGR, it also has other wide-ranging effects on plant growth and development. तो और हार्मोन्स की तरह प्लांट के ग्रोथ पर भी इसका असर होता है। It act as general plant growth inhibitor, very very important। ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर कहलाता है। And an inhibitor of plant metabolism, प्लांट के मेटाबॉलिज्म को रोक देता है ना। ABA यानी एब्सिसिक एसिड इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, तो सीड जर्मिनेशन को ये रोक देता है, याद रखना। तो जहां जहां इनहिबिट आए इसी को मानना टिक। ABA स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, तो ये सब स्टोमेटा ओपन करवाना चाहते हैं, गधा हुआ क्लोज, सब निगेटिव काम कर रहा है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, तो उसको क्लोज कराता है ताकि पानी बाहर लॉस ना हो, और अगर स्ट्रेस आए, अनफेवरेबल कंडीशन आए तो उसमें ये जी सके, इसीलिए इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस लाता नहीं है, स्ट्रेस में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, therefore it is also called the stress hormone। ABA plays an important role in seed development, तो seed development में help करता है, maturation and dormancy, और उसके maturation और dormancy में help करता है। by inducing dormancy, ABA helps seed to withstand desiccation and other factor, तो उसको unfavorable condition में seed को dormant period में ला देता है और उसको सुरक्षित रखता है, unfavorable for growth। in most situation ABA act as an antagonist to GA, very important। तो ABA जो है ना, ABA वो एंटागोनिस्टिक है, यानी कि हम कहें उसका अपोजिट किसके है, जिबलिन। तो जिबलिन एसिड का बेसिकली ग्रोथ का काम होता है, लंबाई करवाता है, इनिशिएट करवाता है हर चीज, और ये सब कुछ इनहिबिट कराता है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, एंटागोनिस्ट हुए। तो ABA इज एंटागोनिस्ट टू GA, याद रखना। दोनों के लास्ट में A है। वी मे समराइज दैट फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, differentiation and development of plant, one or other PGR has some role to play। such role could be complementary or antagonistic। तो वो क्या हो सकते हैं, इसको हम ना synergistic भी कहते हैं। synergistic यानी कि वो सपोर्ट भी कर सकता है, उल्टा भी हो सकता है। this could be individualistic or synergistic। वही similarly there are a number of event in the life of a plant where more than one PGR interact to affect the event। तो हो सकता है किसी एक इवेंट के लिए कई सारे भी रेगुलेटर्स काम में आए। एग्जाम्पल डोरमेंसी इन सीड बड, एब्सिशन, सेनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस, ये सब। तो ये सब ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको कई सारे हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, सिर्फ एक हार्मोन नहीं। रिमेंबर द रोल ऑफ PGR इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। तो आप हमको बताया था ना हमने कि इंट्रिंसिक, हमने बताया था कि प्लांट के रेगुलेटर्स, प्लांट के जो डेवलपमेंट होता है उसमें PGR होते हैं, उसमें एक्सट्रिंसिक भी होता है, इंट्रिंसिक भी होता है। अरे ये तो मैं जलाना भूल गया था, शिट, गंदा नहीं आया होगा। तो ये एकमात्र इंट्रिंसिक था जो अंदर से काम करता है। रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेनी ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, कुछ एक्सट्रिंसिक के बारे में बात कर रहा है, जैसे टेम्परेचर हुआ, लाइट हुआ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाया PGR, ये भी हेल्प करते हैं। सम ऑफ सच इवेंट कुड बी वर्निलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट गवर्नमेंट्स एटसेट्रा। तो ये प्लांट मूवमेंट, तो ये सब अब कट चुका है, हमको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम खत्म है। वी शैल डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, बोथ ऑफ देम। ये सब हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस में। तो ये सब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, ठीक है ना। ये चैप्टर आपका सक्सेसफुली खत्म हुआ। और अब आपका जो नया चैप्टर आएगा वो है, देखिए बाबू, इस चैप्टर में कुछ बातें हम बता रहे हैं आपको कि देखिए इसमें रटना पड़ेगा आपको कुछ, जैसा मैंने आपको जो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ये सब कॉन्सेप्ट बताए थे।
ठीक है ना, रिलेटिव ग्रोथ वगैरह के। बाकी सब रटना है आपको, जो जो चीज़ें इसमें टर्मिनोलॉजी है मैंने सब समझा दिया। ऑक्सीजन जिबरलिन का आपको मैंने रटा दिया आपको। अब बाकी आपको रटना है, क्योंकि उसमें मैं ट्रिक नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसमें बाबू कुछ ऐसा ट्रिक बनाने जैसा नहीं। आप सीधे सीधे, आपको पता है साइटोकाइनिन है तो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, आपको पता है एब्सिसिक एसिड एब्सिसन है तो वो सी डोरमेंसी और एब्सिसन में हेल्प कर रहा है, और बाबू वो स्ट्रेस हार्मोन इनहिबिटर है, तो वो सब क्वेश्चन आराम से लग जाते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, कौन सा? मैं लेके आ रहा हूँ आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोस्ट अवेटेड वीडियो। और बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे उसको, लेकिन टेस्ट में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं नहीं बना रहा था। अब बनाऊंगा क्योंकि 12th का बोर्ड आ गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।